मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। हम लोग कल के क्लास में देखे थे जीव विज्ञान में कि हमारा जो शरीर है उस कितने अंग तंत्रों से मिलकर के बना है। तो हम लोगों ने 10-11 अंग तंत्र सिस्टम देखे थे। तो आज उसी में पहला हमारा सिस्टम है कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र। इसका अध्ययन करेंगे, कंकाल तंत्र का अध्ययन करेंगे पहला हमारा। क्योंकि देखो हमारा जो ढांचा है, शारीरिक ढांचा है, पूरा कंकाल पे ही तो निर्भर है, अस्थियों पर ही। कंकाल जो अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना है तो इसी पर निर्भर है। इसलिए सबसे पहला हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं कंकाल तंत्र से। किताबों में तो अलग अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन हमारा पढ़ाने का तरीका एकदम बिल्कुल ऐसा होता है कि जो है मतलब सारा सिस्टम से मिलता चला जाए, सारा सिस्टम से मिलता चला है। क्योंकि हमारा ढांचा ही कंकाल पे ही खड़ा होगा तो पहले ढांचा ही तो बनाएंगे, तो जैसे ढांचा बनाएंगे तभी तो हम चलेंगे उस पर। तो इस तरीके से कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम, अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। तो देखो कंकाल तंत्र ये कंकाल है, ये मोस्टली दो चीज़ों से मिलकर तैयार हुआ है हमारा, अस्थि और उपास्थि। किससे? अस्थि और उपास्थि, ठीक है। यानी अस्थि मतलब बोन से और कार्टिलेज से। किससे? कार्टिलेज से, बोन से और कार्टिलेज से। बोन जो है वो कैसी है? सख्त होती है। जो बोन है, अस्थि है या हड्डी जिसको कहते हैं, वो सख्त होती है। कैसी होती है? सख्त होती है। और कार्टिलेज कैसी होती है? मुलायम होती है, ये सख्त नहीं होती है। भाई हमारे शरीर का अधिकांश भाग तो बोन से बना है। किससे बना है? बोन से। लेकिन नाक की हड्डी ये क्या सख्त है? कान की हड्डी, तभी तो नाक में महिलाएं क्या छिदवा लेती हैं, जो है पहनती हैं। अगर यहाँ पर हड्डी सख्त होती तो फिर पता चलता है वो लेकर के जो है ड्रिल मशीन लेकर के जो है छिदवाना पड़ता है ना, ड्रिल से। ड्रिल मशीन तब उसके लिए बनाया जाता छोटा सा कि नाक में छेद करना है उसमें, तब क्या पहनेंगी? बुलाका पहनेंगी, बाला पहनेंगी, जो है नथनी पहनेंगी। तो ये सब नाक की है, कान की हड्डी, ये सब क्या है? कार्टिलेज सी होती है, मुलायम हड्डियाँ होती हैं। तो ये इन लोग, इनका समूह जो है क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र। और कंकाल तंत्र मैंने बताया था किसी भी संरचना को, मानव संरचना हो या किसी भी प्रकार की जो संरचना है, उसको क्या देता है? आकृति और आकार देता है। उसी पर एक तरीके से पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसी पर मानव शरीर की बिल्डिंग खड़ी है। नहीं तो अभी देखो कोई पैर की हड्डी टूट जाती है, तुरंत हम बैठ जाते हैं, खड़े हो पाते हैं क्या? नहीं। तो खड़े होने के लिए जो है हड्डी हमारी जो है संरचना है मानव शरीर की या किसी भी शरीर की। तो ये कंकाल तंत्र मोस्टली जो है दो प्रकार के होते हैं। अगर जीव जंतुओं की बात करें तो दो प्रकार के कंकाल तंत्र होते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल। तो जो मानव कंकाल तंत्र है वो मोस्टली क्या है? आंतरिक कंकाल तंत्र है। मानव जो है वो आंतरिक, क्योंकि मानव जो है क्या करता है? अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढक करके सुरक्षित कर लेता है। कंकाल तंत्र सुरक्षा प्रदान कर, लेकिन जो जीव जंतु हैं वो ज़्यादातर कैसे मिलेंगे आपको? बाह्य कंकाल तंत्र वाले मिलेंगे। बाह्य कंकाल तंत्र वाले जीव जंतु मिलेंगे। जैसे चट्टा है, तिलचट्टा, इसके ऊपर भी जो है इसके ऊपर ही होता है। चींटी है, घेंगा है, सीप है, जो समुद्री जीव जंतु ना। जो शंख है, शंख बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। शंख जो पंडित जी बजाते नहीं, तो शंख भी क्या है? ये जो है बाह्य कंकाल तंत्र है। उसके अंदर बहुत नाजुक जो है जीव होता है शंख के अंदर। अब अगर शंख अपना आवरण नहीं बनाएगा, अस्थियों का ढांचा नहीं बनाएगा ऊपर से, तो फिर वो सुरक्षित नहीं हो पाएगा। सीप ही उसका शंख का छोटा रूप सीप हो गया। हम लोग तो सुत्ती कहते थे, गाँव में उसको सुत्ती कहते थे, उसको बटोर के ला। और कौड़ी उसी में मिलती है। कौड़ी, पहले कौड़ी में जो है लेन देन होता था। जब पहले इस तरीके से रुपया दाम नहीं हुआ करता था तो कौड़ियों में लेन देन होता था। तो कहते नहीं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो कौड़ी जब टूट जाती थी वो, तो उसका चलन नहीं होता था। फिर टूटी कौड़ी चलती नहीं थी बाज़ार में। अच्छी कौड़ी होती थी, जितनी ज़्यादा चमकदार कौड़ी होगी, जितने ज़्यादा सुंदर होगी, उसके उतने ज़्यादा दाम मिलते थे। तो कौड़ियों का चलन था पहले मार्केट में। इसीलिए उससे कहावत बन गई फूटी कौड़ी, तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे हम। तो वहीं से आए। तो ये कौड़ी है, शंख है, घेंगा है, ये सब बाहरी आवरण वाले हैं। इनका जो है स्केलेटन या इनका कंकाल बाहर है, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं और ये उसी के अंदर रहते हैं। आप भूगोल में पढ़ते हो मूंगे की चट्टान, तो मूंगे की चट्टान वास्तव में क्या कोई वैसी चट्टान थोड़े नहीं कि प्रकृति ने बनानी है। वो एक मोलस्क जीव होती है। मूंगा एक जीव होता है जो अपना आवरण बनाता है। क्या बनाता है? आवरण बनाता है हड्डियों का।
जो है कैल्शियम का अपना एक चट्टान बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक जो है आवरण बनाता है और उसके अंदर वो रहता है नाजुक जीव। तो धीरे धीरे जीव अंदर से मरने लगता है और वही क्या हो इकट्ठा होने लगता है, इकट्ठा होकर एक चट्टानी संरचना बन जाती है। तो उसी को कहते हैं मूंगे की चट्टान। जो भारत में जो है आपको लक्षद्वीप में मिलेगा देखने को, मूंगे की चट्टान की पूरी द्वीप संरचना मिलेगी। थोड़ा बहुत अंडमान निकोबार में भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है ये सब क्या है, बाह्य कंकाल वाले हैं। और आंतरिक कंकाल की बात करेंगे तो हम ही हैं, इंसान हैं, और गाय बकरी भेड़ बैल सब क्या है, आंतरिक। ये सब आंतरिक, इनकी जो है आंतरिक संरचना है। और इसके अलावा अगर जिनमें आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, जैसे कछुआ इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। कछुआ में उसके अंदर बाह्य स्केलेटन भी होता है। जब वो आ जाएगा कछुआ, अगर देख लेगा कि कोई इंसान आ रहा है मार रहा है, तो तुरंत अपने गर्दन वर्दन को, मुंडी पैर को सब अंदर घुसेड़ लेगा। और उसके बाहर ऊपर जो है बहुत जो है कठोर हार्ड सतह होती है, वो हड्डी होता है, वो क्या है, स्केलेटन है। उसमें मारते रहो, फर्क नहीं पड़ेगा। उसी का तो यूज़ करते हैं उसमें जो है ढाल वगैरह के रूप में, उसी का इस्तेमाल करते हैं। या बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं ना आजकल, तो वही चीज़, उसकी तस्करी बहुत होती है कछुओं की। और कछुओं की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, 400-500 वर्ष तक कछुए जिंदा रहते हैं। लेकिन अंदर उनका जो है, अंदर का उनका ढांचा वो भी स्केलेटन से आकार दिया हुआ है। तो बाहर आवरण भी होता है, अंदर भी होता है। इसी प्रकार से कुछ मछलियाँ हैं, कुछ मछलियों जैसे ऊपर से जो है पानी में रहती हैं, तो ऊपर की सतह के ऊपर जो है कुछ हड्डियों का, हाँ, चमचमाती हड्डियों का जो है ढांचा बन जाता है, अंदर तो उनको आकार रहता ही। तो इस तरीके से ये सब जो है मतलब 2 प्रकार के कंकाल तंत्र होते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि मानव किस प्रकार के कंकाल तंत्र, उसका मानव का ढांचा कैसा कंकाल तंत्र के अंतर्गत आता है, आंतरिक के अंतर्गत आता है। बाह्य में तो खाली नाखून और बाल हैं बस, तो वो मोस्टली जो है इसको नहीं मानते हैं। तो ये भी केराटिन प्रोटीन का बना है। किसका बना है, केराटिन प्रोटीन का। अगर अस्थि की बात करें तो अस्थि ओसिन प्रोटीन का बना है। किस प्रोटीन का, ओसिन प्रोटीन का। प्रश्न यहाँ से आता है कि जो अस्थि है, हड्डी है, इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। और उपास्थि में, कार्टिलेज में जो है कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी, कॉन्ड्रिन। तो यहाँ से प्रश्न आता है, इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। उपास्थि या कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। और ओसिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है, अस्थि में, बोन में। किसमें पाई जाती है, बोन में, अस्थि में। और नाखून और बाल में केराटिन प्रोटीन पाए। तो तीनों अंतर याद रखना है। नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है, नाखून और बाल में। और ओसिन प्रोटीन हमारे हड्डियों में पाया जाता है। और उपास्थि में, कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। अब ये हार्ड क्यों होता है, ये मुलायम क्यों होता है, इसमें भी अंतर समझ लो। देखो दोनों में तो कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों में पाया जाएगा। कैल्शियम इसमें भी पाया जाएगा और फास्फोरस इसमें भी पाया जाएगा। दोनों इसमें पाया जाता है, फास्फोरस और इसमें भी। लेकिन इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, CaCO3। ये किसका फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट किसमें पाया जाता है, अस्थि में, बोन में पाया जाता है। इसलिए ये क्या होता है, सख्त होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट किसमें नहीं पाया जाएगा, कार्टिलेज में। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कभी कभी, कैल्शियम कार्बोनेट क्या उपास्थि में या कार्टिलेज में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अस्थि में पाया जाता है, बोन में पाया जाता है। इसलिए बोन क्या होता है, सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही बोन क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है। बाकी फास्फोरस और जो है कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, फास्फोरस की मात्रा कम होती है। फास्फोरस एक ज्वलनशील पदार्थ है। माचिस वाचिस की तीलियों पे क्या लगा रहता है, फास्फोरस। तभी तो जब मरे हुए व्यक्ति को यानी कि मुर्दा को जलाते हैं तो आसानी से जल जाता है, क्योंकि हड्डियों में क्या है, फास्फोरस है। हड्डियों में फास्फोरस है जो कि ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो इस तरीके से ये जो है हमारी इसकी संरचना हो गई, जिसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं कुछ। और हड्डियों की बात करें तो एक जो शिशु जन्म लेता है उसके अंदर 300 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं, 300 हड्डियाँ होती हैं। और शिशु के बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, वयस्क हो जाता है, तो उसके अंदर कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206। थोड़ा सा उसमें सुधार कर लेना, मैंने देखा था उसमें 206 की जगह 208 लिख दिया है, तो 8 की जगह क्या कर लेना, 206। तो एक वयस्क व्यक्ति जो एडल्ट व्यक्ति है उसके अंदर हड्डी कितनी होते हैं, 206 होते हैं। लेकिन शिशु के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, 300। अगर 300 हड्डी नहीं होंगी तो शिशु जो है माँ के गर्भ में रह नहीं पाएगा। वो उसको कई तरीके से फोल्ड कर सकते हो, जैसे हम इस स्टैंड को फोल्ड करते हैं ना कई तरीके से, ऐसे ही बच्चा भी, छोटा बच्चा है वो फोल्ड हो जाता है। तभी तो माँ के पेट में रहता है, फोल्ड हो करके रहता है। बाहर निकल जो है जब हम खिलाते हैं कभी गिर जाता है, कभी गया तो चोट नहीं लग, मतलब उसकी हड्डी नहीं टूटती है।
क्योंकि उसके कई जगह बेंड है, हड्डियों में कई हड्डियां हैं, बहुत सारी हड्डियां हैं, तो इसीलिए सब सारी हड्डियां मिलकर 300 है। लेकिन तभी जो है माताएं, जो बुजुर्ग माताएं हैं, वो कहती हैं अपनी बहुओं से कि बेटा जो है मालिश करते रहो तेल की, जिससे जो हड्डियां हैं उनको सही शेप मिल जाए। नहीं, हड्डियाँ तो सब सारी मिल करके 206 ही बननी है ना। तो अब मान लो उसी में कोई हड्डी जो है मालिश नहीं की, इधर उधर निकल गई, रह गई, तो फिर पता चलेगा हाथ टेढ़ा रह गया, पैर टेढ़ा रह गया। इसलिए मालिश, बच्चों का मालिश बहुत ज़रूरी है। भारतीय परंपरा जो है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से रही है। तो ये हड्डियाँ बाद में जुड़ जाती हैं, सब जुड़ करके एक होकर के 206 ही बन जाती हैं। लेकिन नाजुक हड्डियाँ हैं, इनको जब आप जिस आकार में चाहोगे उस आकार में हो जाएंगे, इसलिए मालिश ज़रूरी रहता है बच्चों का। तो ये 300 और 206 एडल्ट की हड्डियाँ हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो हड्डियाँ हैं हमारे शरीर में, कंकाल तंत्र है, ये इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। ये कंकाल तंत्र जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब ये 206 हड्डियाँ हैं, सबको याद करना है। 206 हड्डियों के नाम याद होने चाहिए, और अभी क्लास में ही रटा देंगे तुमको। 206 हड्डियों के नाम क्लास में ही रट जाएंगे, यहाँ से जाते जाते रट के ही जाओगे। ठीक, तो अब ये 206 हड्डियों में 106 हड्डियाँ होती है एपेंडिकुलर में होती। कहाँ होती हैं? एपेंडिकुलर में होती हैं। एपेंडिकुलर में होती हैं, कूलर में नहीं, एपेंडिकुलर में। कौन से कूलर में? एपेंडिकुलर में 126 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पर कितनी होती हैं? 126। और इसके अलावा एक होती एक्सियल हड्डी का जो है कंकाल तंत्र, एक्सियल जो है स्केलेटन होता है, एक्सियल स्केलेटन, इसमें होती हैं बाकी बची हुई 80। तो 80 हड्डियाँ कहाँ होती हैं? एक्सियल स्केलेटन में होती हैं। और एपेंडिकुलर में कितनी होती हैं? 106। इसको उपांग हड्डियाँ भी बोलते हैं, उपांग कंकाल तंत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उपांग कंकाल तंत्र। और इसको बोलते हैं अक्षीय, इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। ठीक है, तो ये 80 और 126 इन दोनों कंकाल तंत्रों को, हड्डियों को याद करना है। कैसे? अभी याद कराते हैं। जो एपेंडिकुलर है, जो उपांग कंकाल तंत्र है, इसको हम मोस्टली जो है फिर से जो है 2 भाग में बांट सकते हैं। एक आपका हो गया लिम्ब, एक क्या हो गया? लिम्ब, और एक हो गया जो है आपका क्या बोला, गिरडल। एक हो गया गिरडल और लिम्ब 2 होते हैं। ये हाथ हो गया, इसको बोलते हैं अपर लिम्ब, इसको क्या बोलते हैं? अपर लिम्ब बोलते हैं। ठीक है, और या फिर फोर लिम्ब बोलते हैं इसको। टेक्निकल भाषा तो अपर लिम्ब है, लेकिन बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया? फोर लिम्ब। इसको क्या कहते हैं? फोर लिम्ब। तो दोनों हाथों को क्या कहते हैं? फोर लिम्ब कहते हैं। और दोनों पैरों को कहते हैं हिंड लिम्ब। दोनों पैरों को क्या कहते हैं? हिंड लिम्ब। तो लिम्ब को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जो है फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। हिंदुस्तान से याद कर लो, हिंड लिम्ब मतलब हो गया जे। अब इसको लिम्ब को हिंदी में कहते हैं पाद। लिम्ब को हिंदी में कहते हैं पाद शब्द। भाई हमारा ये दोनों हाथ भी तो पहले पाद था, पैर था, हम इस्तेमाल करते थे चलने के लिए, तो वहीं से आया है। वहीं तो वो है तो पैर ही है, लेकिन अब हम जब से खड़ा होना सीख गए तो ये हमारा हाथ बन गया। इसको हम लोग, हाथ का मतलब क्या होता है? जो पकड़ में सामान को हम पकड़ सके वो हाथ हो गया। जिस चीज़ से हम सामान को क्या कर सकें? पकड़ सके वो क्या हो गया? हाथ हो गया। तो अब जानवर नहीं पकड़ पाते हैं अपने दोनों आगे के पैरों से, तो उनको पैर ही कहते हैं, क्योंकि चलने का काम आता है। तो हम लोग, हमारे 2 हाथ जो पैर थे वो हाथ बन गए, लेकिन है तो लिम्ब के ही भाग, तो इनको कहा गया फोर लिम्ब। आगे के हैं तो इसे फोर लिम्ब कहा गया, और पीछे वाले लिम्ब हैं जो इनको हिंड लिम्ब कहा गया। तो ये हो गया पश्चपाद, ये हो गया अग्रपाद, ये हो गया अग्रपाद, ये हो गया पश्चपाद। ठीक, तो अब इसमें ये फोर लिम्ब में दोनों में 60-60 होते हैं। दोनों में कितने 60-60। फोर लिम्ब में भी 60 होते हैं, हिंड लिम्ब में, क्योंकि एक हाथ में हमारे 30 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? 30 बोन्स होते हैं। और हाथ कितने हैं? 2। अब किसी के अंदर 3 हाथ हो जाएगा तो उसके अंदर फिर हड्डी बढ़ जाएगी। किसी कोई मान लो कोई 3, मतलब देवताओं की बात नहीं कर रहे हैं, अगर नॉर्मल तरीके से मान लो कोई जो है चतुर्भुज हो गया गणेश जी को छोड़ करके, तो फिर हड्डियों का ढांचा उसमें फिर बढ़ जाएगा ना, हड्डी बढ़ जाएंगी। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति तो यही होता है, 2 हाथ 2 पैर वाले। तो 30-30 इसमें होते हैं और 30 दोनों पैरों में होते हैं। तो 60-60 हो गए ना, 60-60 120 हो गए। 60-60 कितने हो गए? 120। और गिरडल में होती हैं 6 हड्डियाँ। गिरडल में 6 हड्डियाँ होती हैं, जो कि आपका पेल्विक होता है और क्लेविकल होता है, स्कैपुला होता है। अभी सब सारी याद कराता हूँ मैं। ठीक, तो उसके लिए एक चित्र हम बनाएंगे यहाँ पर, और साथ में एक व्यक्ति की ज़रूरत होगी। ये चार्ट आप इस तरीके से बना लेना। अब हम लोग इसकी बात करेंगे जो है एपेंडिकुलर की, और एपेंडिकुलर में भी हम लोग फोर लिम्ब की बात करते हैं। किसकी? फोर लिम्ब
में 60 हड्डियां हैं। एक हाथ की ही तो याद करनी है, 30 ही तो याद करनी है, 30 ही याद करनी है। और 30 में भी सबके नाम नहीं याद करने हैं जो मुख्य मुख्य हैं। अब इसमें एक हम हाथ बनाते हैं कि मानो ही बना दें पूरा। किसके डिजाइन बनाए? हाथ बनाए हैं। चलो हाथ बनाते हैं। हाथ बनाना आसान है। ये हो गया, ठीक। और यहाँ से ये मुड़ गया, यहाँ से क्या हो गया? मुड़ गया। और यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर ये हथेली हो गई, और यहाँ पर ये उंगलियाँ हो गई। सही बन गया। चलो ये मान लेते कोई भी एक हाथ हो, कोई भी एक हाथ हो, ठीक है। तो अब देखो किस तरीके से इसमें 30 हड्डियाँ कैसे होंगी। अब गिनते हैं। देखो जो ये वाला जो हाथ है, हाथ का ये वाला, अब देखो यहाँ वाला, यहाँ से ये हमारी टखने से लेकर के और शोल्डर तक ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा यही तो है, टखने से लेकर शोल्डर तक वाला। इसको ह्यूमरस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ह्यूमरस बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। और यहाँ पर 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये एक ही होता है ह्यूमरस, एक हाथ में एक ही होता है। और यहाँ पर हड्डियों का ढांचा 2 भागों में बढ़ जाता है। यानी यहाँ से लेकर के ये इस वाले घुटने से लेकर और ये हमारी कलाई तक, यहाँ तक हड्डियों के 2 भाग हो जाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हड्डियों के 2 भाग हो जाते हैं। तो एक को तो अंगूठे की साइड में जो है उसको रेडियस बोलते हैं। अंगूठे की साइड में जो है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अंगूठे की साइड वाले को क्या बोलते हैं? रेडियस। और जो छंगुनिया उंगली की तरफ है, इस तरफ है, जो छंगनिया उंगली की तरफ है, उसको उल्ना बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उल्ना। ठीक है। अब देखो इसको याद करो। ये क्या है? ह्यूमरस। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? ह्यूमरस। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया? ह्यूमरस। और इसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हड्डी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? 2 हड्डी है। तो एक रेडियस है और दूसरी उल्ना है। रेडियस जो है अंगूठे की तरफ वाले को क्या कहते हैं? रेडियस। अंगूठे की तरफ जो होती है उसको रेडियस कहते हैं। और छंगनिया उंगली की तरफ, अर्थात जो कनिष्ठा उंगली है उसकी तरफ जो हड्डी है उसको क्या बोलते हैं? उल्ना बोलते हैं। ये सब एक एक है। ये सब क्या है? एक एक है। अब इसके बाद में जो ये हथेली है, हथेली और इसके बीच में ये ऐसे मूवमेंट होता है ना, मोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 8 हड्डियाँ। तो इसको कार्पल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्पल्स। इसको कहते हैं कार्पल्स। 8 हड्डियाँ हो गई। अब 8 के नाम मतलब उसमें अलग अलग हैं, लेकिन इन सब हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं? कार्पल्स। तो यहाँ पर कितनी हड्डी हैं? 8 हड्डी। अभी गिनते चलो। ये एक एक हो गई, ये एक हो गई, ये एक हो गई, ठीक। 8 1 9, 1 10, 1 11। और यहाँ पर जो है इसको मेटाकार्पल्स कहते हैं। ये कार्पल्स के आगे ये वाला भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चूँकि 5 उंगलियाँ यहाँ से ज्वाइंट हैं, 5 उंगलियाँ यहाँ से ज्वाइंट हैं, तो मेटाकार्पस कितने हो गए? 5। तो मेटाकार्पस, इसको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स कितने हो गए? 5। मेटाकार्पल्स कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक। अब मेटाकार्पल्स के आगे जाएंगे फिंगर्स में। फिंगर्स में भी उंगलियां हैं। फिंगर्स में फिंगर्स से याद कर लो फैलेंजेस। फिंगर्स से क्या नाम याद रखो? फैलेंजेस। तो यहाँ की उंगलियों, यहाँ की हड्डियों कहते हैं फैलेंजेस। क्या कहते हैं? फैलेंजेस। फैलेंजेस, ठीक है। तो यहाँ की उंगलियों को क्या कहते हैं? फैलेंजेस। तो अब फैलेंजेस होती हैं 14। कितनी होती हैं? 14। अब इनको कैसे 14 गिनेंगे? जो हमारी अंगूठा है, अंगूठे में कितनी हड्डियाँ हैं? 2। अंगूठे में 2 हड्डियाँ हैं, क्योंकि ये 2 ही जगह तो मुड़ती है, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो एक हड्डी ये हो गई, एक हड्डी ये हो गई, 2 ही हड्डी है। बाकी सारी उंगलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 3 हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि 3 जगह से मुड़ जाती हैं। 3 जगह से मुड़ जाती हैं, तो बाकी सारी उंगलियों में कितनी हड्डियाँ हो गई? 3 हड्डियाँ हो गई। तो 3 चौक 12 ये हो गया, और 2 ये हो गया, 14 हो गए। तो हमारी फैलेंजेस कितनी होती हैं? 14 होती हैं। फैलेंजेस कितनी होती हैं? 14 होती हैं। और मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं? 5 होती हैं। ये वाला मेटाकार्पल्स, ये वाला कितनी होती हैं? 5 होती हैं, ठीक। और जो कार्पल्स है, कलाई वाली, जो कार्पल मतलब कलाई, ऐसे याद रखो। कलाई को कार्पल कहते हैं। कलाई को क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। कलाई को कार्पल। और कार्पल के आगे जो हथेली है उसको कहते हैं मेटाकार्पल। उसके आगे मेटा लगा दो। उसके आगे क्या लगा दो? मेटा। मेटा मतलब उसके बाहर, उसके पार। मेटा का मतलब क्या होता है? पार। जैसे मेटा फिजिक्स पढ़ते हैं ना, भौतिक सिद्धांत पढ़ते हैं, उसके बाहर, बियॉन्ड द मेटा, बियॉन्ड द फिजिक्स। फिजिकल साइंस मतलब फिजिक्स के बाहर अध्यात्म है, तो इसे मेटा कहते हैं। तो यहाँ ये वाली हाथ ह्यूमरस, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? ह्यूमरस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हड्डियाँ हैं। 2 हड्डियाँ हैं। अंगूठे के साइड वाले को रेडियस, और इसको इस उंगली की तरफ उल्ना। इस उंगली की तरफ क्या है? उल्ना। तो ये दो ये हो गई 2 हड्डी, एक 3 हड्डी हो गई। और जो कलाई वाली हड्डी कार्पल्स। कलाई वाली हड्डी क्या कहलाती है? कार्पल्स। को कितने कार्पल्स हैं? 8 कार्पल्स हैं। कितने कार्पल्स हैं? 8 कार्पल्स हैं। तो 8 कार्पल्स हैं। और कितने हो गए? 8 2 10 11 हो गए। और जो मेटाकार्पल से कितने हैं? 5। 11 5
16 हो गए, 11 5 16। और फाइलेंजेस कितने हैं? 14 है। तो 16 14 30, 30 याद हो गए। 30 एक हाथ में है और 30 दूसरे हाथ में है, तो 60 हो गए कि नहीं? 60 हड्डी हम लोग याद कर लिए। अब फिर से याद करो, ह्यूमरस कहाँ? ह्यूमरस, ह्यूमरस अंगूठे की तरफ रेडियस, अंगूठे की तरफ रेडियस, और इसके चंगनी अंगुली की तरफ उल्ना, चंगनी अंगुली की तरफ उल्ना, और कलाई वाली कार्पल्स, कलाई वाली कार्पल्स, और उसके आगे हथेली की मेटाकार्पल्स, और अंगुलियों वाली फैलेंजेस, फिंगर, फिंगर से फैलेंजेस, फिंगर से फैलेंजेस, फिंगर से फैलेंजेस 14। तो 30 हड्डियाँ हो गई। तो इस तरीके से ये हाथ, दोनों हाथ मिला करके कितनी हड्डियाँ हो गई? 60 हड्डियाँ हो गई। अब हाथ की हो गई। अब हम लोग दूसरे जो है लिम्ब, कौन सा लिम्ब? जो पैर वाला लिम्ब है उसको क्या बोलते हैं? हिंड लिम्ब। उसको क्या बोलते हैं? हिंड लिम्ब। उसकी बात करेंगे। तो हिंड लिम्ब, पैर भी बनाना पड़ेगा। अब किसका टांग बना है यहाँ पर? हिंड लिम्ब किसका बना है? कोमल का बना है। अच्छा चलो बनाते हैं। ये है, ठीक है, ये है हिंड लिम्ब। ये क्या है? एक ये हो गया, यहाँ पर हो गया पटेला। हाँ पटेला, पटियाला नहीं, अभी बना दें तब फिर बढ़ाते हैं। और ये हो गया आपका मोटा ज़्यादा हो गया। हाँ, इसको फाइलेरिया बीमारी हो गई इस टांग को। कौन सी बीमारी होगी? फाइलेरिया। अब यहाँ भी 30 होता है, इसमें भी क्या होते हैं? 30। तो ये वाली हड्डी, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। कौन सी हड्डी सबसे? फीमर, जांग वाली। तो इसको क्या कहते हैं? फीमर। इसको क्या कहते हैं? फीमर। जांग वाली हड्डी सबसे लंबी हड्डी है, इसको क्या कहते हैं? फीमर हड्डी। सबसे लंबी हड्डी है फीमर। फिर कहते हैं एक कटोरी है, यहाँ कहाँ? यहाँ पे क्या है? एक कटोरी है, पटेला बोलते हैं। कटोरी को क्या बोलते हैं? पटेला, पटियाला नहीं, क्या बोलते हैं? पटेला। तो पटियाला से याद कर लो, पटेला। तो कटोरी को क्या बोलते हैं? पटेला। और यहाँ ये पटेला बढ़ गया एक्स्ट्रा, यहाँ हम लोग नहीं पढ़ रहे थे अटेला पटेला, कुछ नहीं था, एक यहाँ बढ़ गया ना, लेकिन है 30। तो अभी कैसे? अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है? यहाँ भी 2 है। जो अब जैसे हम ये खड़े हैं ना, तो हमारे जो बीच, मतलब दोनों साइड, दोनों पैरों की तरफ जो इस तरफ है, वो है आपका कौन सा है? टिबिया। इधर साइड में टिबिया है। जो टिबिया होती है, मतलब ये बड़ी होती है, ये मुख्य हड्डी है, जो कहाँ से है? घुटने से लेकर, हमारे पैर के घुटने से लेकर एड़ी तक, पैर के घुटने से लेकर एड़ी तक की जो मुख्य हड्डी, उसको क्या बोलते हैं? टिबिया। टीबी रोग से नहीं, टिबिया, इसका नाम क्या है? टिबिया। और जो ये इतना मोटा बना दिया हूँ, ये इतना मोटा है नहीं, ये पतला होता है, ये इसको सपोर्ट करता है। इसको क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो इसको सपोर्ट करता है, इसको बोलते हैं आपको जो है फिबुला। क्या बोलते हैं? फिबुला। तो ये टिबिया और फिबुला दोनों एक ही साथ हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन है क्या? एक एक। ये क्या है? एक एक है। टिबिया और फिबुला दोनों। फिबुला सपोर्टिंग है, मुख्य हड्डी कौन सी है? टिबिया है। अब एक फीमर हो गई, एक पटेला हो गई, एक टिबिया हो गई, एक फिबुला हो गई, 4-5 हो गए। कितने? 4 हो गए। और यहाँ पर जो है ये एड़ी वाली हड्डी है। ये कौन सी हड्डी है? एड़ी वाली। एड़ी वाली हड्डी, वहाँ पर कार्पल्स कहा जाता था, और यहाँ पर कहते हैं आपको जो है टार्सल्स। यहाँ क्या कहते हैं? टार्सल्स, टार्सल्स कहते हैं। वहाँ कार्पल्स कलाई में थी तो कार्पल्स थी। क्या थी? कलाई में कार्पल्स थी। और नीचे वाले जो है एड़ी में है तो टार्सल्स। नीचे वाले एड़ी में क्या है? टार्सल्स। और टार्सल्स के आगे वही चीज़ मेटा लगा देंगे तो मेटाटार्सल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स। तो ये मेटाटार्सल्स हो गया। और इसके आगे जो अंगुलियां हैं वो तो फैलेंजेस हैं, फिंगर है, तो इसको भी फैलेंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? फैलेंजेस, फैलेंजेस, इसको भी फैलेंजेस कहते हैं। अब संख्या गिनते हैं, देखो ये सारे हो गए। फीमर सबसे लंबी हड्डी, ये प्रश्न यहाँ से आता है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जांग की हड्डी है, जिसको फीमर कहते हैं। जो हमारे ये वाली जो कमर है, कमर की हड्डी से लेकर के और जो है घुटनों तक होती है, इसको जांग की हड्डी बोलते हैं। तो इसको क्या नाम है? फीमर हड्डी। और जहाँ घुटना है, जहाँ से घुटना मुड़ता है, जो कटोरी है, उस कटोरी को क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। तो जो घुटने का ऑपरेशन होता है, क्या बदलते हैं उसमें? पटेला। उसमें क्या बदल देते हैं? पटेला बदल देते हैं। ठीक। और टिबिया जो है मुख्य हड्डी है, जो कहाँ से है? पटेला से लेकर के एड़ी तक, पटेला से लेकर एड़ी तक, एड़ी का ऊपरी वाला हिस्सा वहाँ तक टिबिया। और उसको सपोर्ट करता है फिबुला।
और एड़ी वाली हड्डी को टार्सल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग जो है कलाई में कार्पल्स कहते थे, वैसे ही पैर की एड़ी की हड्डी को टार्सल्स कहते हैं, और टार्सल से आगे मेटाटार्सल। अब यहाँ पर सब ये तो सभी एक एक हैं। टार्सल्स हो गई 7, टार्सल कितनी है 7, कार्पल्स की संख्या 8 थी, कार्पल्स की संख्या कितनी थी 8, तभी तो अच्छी तरीके से मूवमेंट हो जाता है। लेकिन पैर को अच्छी तरीके से नहीं घुमा सकते हो जितनी अच्छी तरीके से हाथ घूमता है, क्योंकि वहाँ पर हड्डी एक बढ़ गई है 8 है, और यहाँ पर जो है एक कम है 7 ही है। और मेटाटार्सल्स 5 ही है, मेटाटार्सल्स 5 ही है, और फैलेंजा भी 14 है, फैलेंजा भी क्या है 14 है। तो अब संख्या उतनी ही हो गई ना, एक यहाँ पर ये बढ़ा तो एक यहाँ पर टार्सल में कम हो गया, तो 7 1 8 ये हो गए, बाकी सब जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, सारे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30। तो एक पैर की हड्डी में, एक पैर में कितनी हड्डी है 30 हड्डी हैं, तो दोनों पैर में मिलाकर कितनी हड्डी है 60, तो 120 निपट गए कि नहीं। 120 हड्डियों को हम लोगों ने यहाँ पर निपटा दिया। फिर से याद करो इसको, फीमर। अब दोनों को कंबाइंड करके, हाथ की हड्डी को क्या कहते हैं, कंधे से लेकर घुटने तक ह्यूमरस, और पैर की हड्डी जो जंघे वाली है क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमर। और हाथ की हड्डी में भी 2 हैं हड्डियाँ, यहाँ घुटने से मतलब कोहनी से लेकर और जो है आपके कलाई तक। एक तो रेडियस है जो अंगुली इसकी तरफ अंगूठे की तरफ है, और दूसरी क्या है उल्ना, दूसरी क्या है उल्ना। और पैर की हड्डी में टिबिया जो कि मुख्य हड्डी है, और फिबुला जो है सहायक हड्डी है इसकी, तो ये होगी। और इसके बाद में वहाँ पर कार्पल्स कहते हैं, कलाई वाली हड्डी को हाथ में क्या कहते हैं कार्पल्स, और पैर में एड़ी वाली हड्डी को क्या कहते हैं टार्सल्स कहते हैं। और कार्पल्स के आगे मेटाकार्पल्स जो हथेली है, जो किस क्या है हथेली है। मेटाकार्पल्स जो कि 5 हैं, जो कितने हैं 5 हैं। और पैर में भी 5 हैं, पैर में भी 5 हैं। 5 ही है। मेटाटार्सल्स, इसको क्या बोलते हैं मेटाटार्सल्स, जो कि 5 हैं। और फैलेंजेस दोनों में क्या है 14 है, फैलेंजेस दोनों में क्या है 14। खाली टार्सल्स और कार्पल्स की संख्या में अंतर है, कार्पल्स जो है 8 है और टार्सल्स 7 है। तो इस तरीके से सारी हड्डियों की संख्या 30 60 हो गई, एक दोनों हाथों में दोनों पैरों में, और दोनों के मिलाकर क्या हो गई 120। अब 6 बची हैं जो गिरडल वाली की देखते हैं। तो उसके लिए हमको जो है एक आदमी को लेना पड़ेगा। आ जाओ भैया, कोई आ जाओ, लंबा सा आ जाए कोई एक, आ जाओ लंबे से आ जाओ कोई। तो या बनाने में जो है देखो बना नहीं पाएंगे। चलो ऐसे बना देते हैं गुटर मुटर, ठीक। ये हाथ की हड्डी, ये क्या है हाथ की, ठीक। देखो यहाँ पर हमारे क्या है हंसली पाई जाती है, यहाँ पर हंसली पाई जाती है। ये हंसली वाली हड्डी है ना, ये हंसली वाली हड्डी है। इसको बोलते हैं आपका क्लेविकल। इसको क्या बोलते हैं क्लेविकल हड्डी, ये वाली दोनों साइड में है, तो 2 हो गई। ये है ना, इसको कॉलर बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं कॉलर बोन, क्योंकि यहाँ पर हमारे कॉलर रहते हैं ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कॉलर बोन। कॉलर रहते हैं इसलिए क्या कहते हैं कॉलर बोन। और गांव देहात में क्या कहते हैं हंसुली। और छोटे बच्चे की क्या उखड़ जाती है हंसुली। तो अब वो पकड़ में आ गया, यही उखड़ता है क्या क्लेविकल ही। क्या उखड़ता है क्लेविकल। गिरडल यानी ज्वाइंट करता है किसको, कंधे वाली हड्डी को हाथ वाली हड्डी से ज्वाइंट करता है। कौन गिरडल। तो कौन सी क्लेविकल, जो हंसली है वो ज्वाइंट होती है, यहाँ से आकर के ज्वाइंट हो जाती है। और पीछे, अब बिना भाई किसी के आए कैसे हो जाए, पीछे जो ये पखौरा है, इसको यहाँ पे भी हड्डी है पीछे के, ये क्या है पखौरा है, इसको स्कैपुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्कैपुला, यानी पखौरे वाली हड्डी को देसी भाषा में पखौरा तो कहते हैं इसको। पीछे यहाँ पे एक बड़ी सी हड्डी है, मतलब चौड़ी सी, तो इसको क्या बोलते हैं स्कैपुला। विज्ञान की भाषा में इसको क्या बोलते हैं स्कैपुला। तो ये पखौरा वाली हड्डी क्या कहलाती है स्कैपुला। तो दो पखौरे हैं ना, 2 कॉलर बोन है, 2 कॉलर बोन है और 2 क्या है पखौरे हैं। तो 4 हड्डी हो गई, 2 ये हो गई और 2 ये हो गई स्कैपुला। और कमर वाली हड्डी भी तो ज्वाइंट होती है फीमर से, ये यहाँ पे भी तो ज्वाइंट है कमर में ये जो ज्वाइंट है यहाँ पर, ये पीछे ये पूरा देखो, ये जो ज्वाइंट है यहाँ से, इसको बोलते हैं पेल्विक। इसको क्या बोलते हैं पेल्विक। पैर में है तो पेल्विक, ऐसे याद रखो। पैर वाली हड्डी ज्वाइंट होती है हमारे कमर से, तो उसको क्या बोलते हैं पेल्विक। और पेल्विक भी दोनों साइड में ना, इधर भी होगी इधर भी होगी। तो 2 हो गई ये, तो 2 4 2 6 हो गई। 120 पहले ही निपट लिए थे, 126 हड्डियाँ हो गई। तो इनको फिर से याद करो। क्लेविकल क्या है हंसली वाली हड्डी,
असली वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? क्लेविकल। ये जो है कॉलर बोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे शर्ट के क्या होते हैं? कॉलर होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। और पीछे वाली हड्डी जो पखौरा वाली हड्डी है, स्कैपुला। पखौरे वाली हड्डी को क्या कहते हैं? स्कैपुला। और जहाँ से कमर से हमारी जो हड्डी पैर की जॉइंट होती है, इसको क्या बोलते हैं? पेल्विक। पैर पे है तो क्या बोलेंगे? पेल्विक। तो इस तरीके से ये 6 हड्डियाँ और हो गई, और ये टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 126। और 80 हड्डियाँ जो है ये हमारी कहाँ हैं? जो एक्सियल है। एक्सियल मतलब ये शरीर के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, शरीर के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, और इनसे ये जुड़ती है। एक्सियल हड्डी से ये हड्डी जुड़ती है, इसी को क्या बोलते हैं? गिरडल। इसी को। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और जो समझ लो, जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर की, जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं, खून वहीं बनता है बड़ी हड्डियों में। तो खून शरीर में कहाँ बनता है? हड्डियों में। हड्डियों में ही जो है जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं। बड़ी हड्डियाँ क्या होती हैं? जैसे फीमर वाली हड्डी मान लो, ये फीमर वाली हड्डी है, ठीक। अब फीमर वाली हड्डी अंदर से क्या होगी? खोखली होगी। अब इसके अंदर खोखलापन जो होता है ये स्पंजी होता है। ये कैसा होता है? स्पंजी होता है, स्पंज जैसा होता है। और इसके अंदर भरा होता है बोन मैरो। इसको अंदर क्या भरा होता है? बोन मैरो। जो इसके अंदर जो पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? बोन मैरो। क्योंकि बोन में है, कहाँ है? हड्डी में है। मैरो मतलब मज्जा। मैरो का मतलब क्या होता है? मज्जा। और बोन मतलब अस्थि, तो इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा बड़ी हड्डियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बड़ी हड्डियों में। और अस्थि मज्जा में क्या बनता है? ब्लड बनता है। ब्लड बनता है। ब्लड जो कि ब्लड के 4 संगठन होते हैं। एक प्लाज्मा होता है, और एक जो है आपका WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ये चारों मिलाकर सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? ब्लड्स। तो खाली प्लाज्मा यहाँ नहीं बनता है। हमारे जो है बोन मैरो में खाली प्लाज्मा नहीं बनता है, बल्कि तीनों कण बनते हैं। प्लाज्मा तो द्रव पदार्थ हो जाता है, और जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स हैं ये कण होते हैं। ये क्या होते हैं? कण होते हैं। और इन्हीं को जो है इन्हीं का परिवहन होता है हमारे पूरे शरीर में। किसके माध्यम से? प्लाज्मा के माध्यम से। प्लाज्मा के माध्यम से सारा मिलकर चलते हैं। तो ये सारे कण जो है ये रेड कलर्स के होते हैं। तो ये बोन मैरो में ही बनता है। ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में। यानी RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा कौन सी हड्डियों में पाई जाती है? हमारे शरीर के बड़ी हड्डियों में। खाली फीवर ही नहीं, बड़ी हड्डियाँ शरीर की जो भी जितनी भी बड़ी हड्डियाँ हैं वो खोखली होती हैं। अंदर से क्या होती? खोखली होती हैं, स्पंजी होती हैं। और उसी में क्या पाया जाता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा पाया जाता है। तो उसमें खून बनता है, ब्लड का निर्माण। हमारा क्या है? एक्सियल कंकाल तंत्र। एक्सियल का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षीय। इसको क्या बोलते हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र। यानी इसका नाम ही है, नाम ही से मतलब ये है कि ये जो है सुरक्षा प्रदान करता होगा हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को। जो मुख्य आंतरिक अंग हैं उनको क्या प्रदान करता है? सुरक्षा। जैसे हमारे खोपड़ी के कंकाल है, तो एक्सियल में मुख्य हमारे खोपड़ी का कंकाल। खोपड़ी के कंकाल में हमारे क्या भरा हुआ है? दिमाग। तो दिमाग को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार से हमारे जो ये संरचना है पिंजरा टाइप का बना हुआ, रिब्स वगैरह मिला करके वर्टिब्रेट, ठीक है। रिब्स, तो रिब्स में क्या है? हमारे जो पसलियों में क्या कैद है? हृदय, हार्ट है, लंग्स है। तो ये हमारे कहाँ है? पसलियों से सुरक्षा प्रदान होती है। अगर पसलियाँ नहीं होती तो कोई मारता है एक घुसा, जैसे पेट पे मारते हैं, तो पेट में तो आंत है, वहाँ हड्डी है नहीं, वहाँ मतलब कुछ वैसा कोई ऑर्गन है नहीं। तो अगर हृदय पे, हार्ट पे लग जाए, लंग्स पे लग जाए तो टूट सकता है ना, डैमेज हो सकता है। तो गाना गाते हैं ना, हमारे दिल के टुकड़े हुए 1000 लाखों। तो यहाँ रोज़ कोई ना कोई मारता रहता, दिल के टुकड़े 1000 होते रहते। तो हमारे दिल को सुरक्षा जो है एक्सियल प्रदान करता है। और इसके अलावा हमारे जो है यहाँ से लेकर गर्दन, यहाँ इस वाले क्षेत्र से लेकर के और हमारे यहाँ टेल तक, पहले पूँछ हुआ करती थी हमारे यहाँ पर, क्या होती थी? पूँछ। तो पूँछ तक जो है वर्टिब्रल कॉलम है। मेरुदंड जिसको बोलते हो, मेरुदंड बोलते हैं ना इसको, या जो है रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, देसी भाषा में क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। तो ये भी इसके अंदर जो है हमारा दूसरा दिमाग है। एक तो खोपड़ी के अंदर जो है, स्कल के अंदर हमारा एक दिमाग है, क्रेनियल के अंदर, और दूसरा दिमाग हमारा कहाँ है? रीढ़ की हड्डी में है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और वो हम लोग जब ब्रेन का अध्ययन करेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग कभी कभी अचानक चौंक जाते हैं ना, जैसे अचानक पीछे से कोई आकर हाथ रख दे और हम किसी दूसरे उधेड़बुन में हों तो चौंक जाते हैं एकदम से ना। तो हमारा कौन सा दिमाग? हड्डी के अंदर जो दिमाग है, मेरु रज्जु जिसको बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है, वो रीढ़ की हड्डी के अंदर है, तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरीके से अक्षीय कंकाल तंत्र क्या होते हैं? हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, जो महत्वपूर्ण आंतरिक अंग हैं, उनको क्या प्रदान करते हैं?
सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो एक्सियल के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ पर अब तक हम लोगों ने कितने एपेंडिकुलर में कितने 126 हड्डी याद कर लिए थे, और एक्सियल में 80 हड्डी है। कितने हड्डी बचे? 80। तो इनको भी हमें याद करना है सही से। एक्सियल, ये सब आप चार्ट बना लेना। अब यहाँ पर हम मानव कंकाल में क्या पढ़ रहे हैं? एक्सियल। कौन सा अध्ययन कर रहे हैं? एक्सियल। एक्सियल स्केलेटन, इसके लेटन सिस्टम, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम ये पढ़ रहे हैं। और इसमें पहला क्या है? स्कल है, खोपड़ी वाली। कौन सी हड्डी? स्कल, 29 हड्डियाँ हैं। दूसरी है वर्टिब्रल कॉलम। कौन सी है? वर्टिब्रल कॉलम, ये लिख लेना इसी तरीके से। और इसमें हमने कितने बताई थी? 26। शिशुओं में 33 होती हैं। शिशुओं में कितनी होती हैं? 33 होती हैं। और रिब्स की हड्डी, जो पसलियों की हड्डी है, 24। और एक है हॉयड। कौन सा है? हॉयड, ठीक है, एक ही हड्डी इसमें होती है। तो इस तरीके से कुल टोटल कितने हो गए? 80 हड्डी हो गई। अब एक को निपटाते हैं। फेशियल में, वो स्कल में सबसे पहली जो हड्डी होती है वो फेशियल की होती है। किसकी होती है? फेशियल की। फेशियल में हमारे जो है 14 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? 14। अब यहाँ पर एक किसी की खोपड़ी बनाते हैं। किसकी बनाएं? तुम्हारी? चलो बनाते हैं। एक खोपड़ी बनाते हैं किसी की। अब ये जो है इस तरीके से, पता नहीं बन भी पाएगी कि नहीं, ठीक है, बन गई जैसे तैसे, ठीक, ये बन गई एक खोपड़ी। ये ऊपर का हमने सब वो हटा दिया है, सारा वो हटा दिया है, ठीक है। तो इसमें ये वाली हड्डी जो है 14 होती है। कितनी? 14। और इसको कहते हैं फेशियल। कौन सी हड्डी? फेशियल। तो सभी 14 के नाम याद नहीं रखने हैं, बस आपको याद रखना हमारे जो चेहरे की हड्डी है, फेशियल मतलब चेहरे की हड्डी। तो चेहरे की हड्डी कितनी होती है? 14 हड्डी होती है। चेहरे की हड्डी 14 होती है, जिसमें जबड़े वाली, निचले जबड़े की जो हड्डी है उसको मैंडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंडिबल। तो मैंडिबल आपको याद रखना है। मैंडिबल हड्डी ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मैंडिबल। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की फीमर हेड हड्डी। कौन सी? फीमर हड्डी, ठीक है। तो सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मैंडिबल। तो ये याद रखना है आपको। और ये कौन सा? निचला जबड़ा। हमारे जबड़े 2 है ना, ऊपर और निचला। तो निचले जबड़े में जो हड्डी पाई जाती है उसको बोलते हैं मैंडिबल हड्डी। कौन सी हड्डी? मैंडिबल हड्डी। तो मैंडिबल हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है, इसलिए इसका नाम याद रखो। बाकी 14 के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, सिर्फ फेस पे 14। और दूसरा हमारा जो है फेस के साथ साथ में दूसरा है क्रेनियल। दूसरा क्या है? क्रेनियल। इसको कपाल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कपाल। ये वाला हिस्सा जहाँ पर हमारा ब्रेन है, आगे यहाँ से ले करके माथा वाला ये वाला हिस्सा, ये पूरा क्या कहलाता है? क्रेनियल। ये क्या कहलाता है? क्रेनियल या कपाल। तभी तो कपाल में हमारा क्या है? ब्रेन है। कपाल में हमारा क्या है? ब्रेन है। तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है कौन? जो है क्रेनियल की हड्डी, कपाल की हड्डी, ब्रेन को, ठीक है। तो इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। इसमें कितनी हड्डी होती हैं? 8। तो क्रेनियल में कितनी हड्डी हो गई? 8 हड्डी हो गई, ठीक है। अब ये इसीलिए बाबा रामदेव जी क्या कहते हैं? कपाल भाती करो। कौन सी भाती करो? कपाल भाती। तो यही इसी को मतलब सही करने के लिए, दिमाग को ही सही कर, लोग कहते हैं ना दिमाग बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो कपाल भाती करो दिमाग बढ़ाने के लिए। खूब ऑक्सीजन लो, खूब ऑक्सीजन जाएगी दिमाग में तो दिमाग खूब तरोताज़ा होगा। भाई ऑक्सीजन का काम क्या होता है? शरीर के अंदर जितना अच्छा शुद्ध ऑक्सीजन जाएगा उतना ही ज़्यादा हमारे शरीर की जो है कोशिकाएँ ऊतक सब क्या होंगी? एक्टिवेट होंगी। पुरानी कोशिका खत्म होगी, नई एक्टिवेट होंगी, नई जनरेट होंगी, जल्दी जनरेट होंगी, सबको ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारा दिमाग भी फास्ट काम करेगा। तो इसीलिए कपालभाति की जाती है। इसीलिए जो कपालभाति करता है उसका कपाल चमकता है। देखा होगा किसी जो है ज़्यादा जो कपालभाति योगा क्रिया वगैरह करते हैं उनके कपाल पे चमक दिखाई देती है, ललाट पे। तो इसीलिए कपालभाति के कारण। तो कपाल कितने होते हैं? क्रेनियल कितनी है? क्रेनियल की हड्डी कितनी होती है? 8। इस तरीके से यहाँ जुड़ी होती है, ऐसे ऐसे हड्डियाँ होती हैं ऐसे, ठीक है। 8 हड्डियाँ होती है क्रेनियल में। और 6 हड्डी होती है हमारी कान पे। एक कान में 3 हड्डी होती है। और कान कितने हैं? 4 है, 2। तो ईयर की कितनी हड्डी हो गई? 6। कान की कितनी हड्डी हो गई? 6 हड्डी हो गई, ठीक है। और इसके अलावा ईयर की हड्डी हो गई, क्रेनियल की हो गई, और कौन सी बची है? हो गई 18, 4 वो 14, 8 22 और 6 28। और ये कौन सी हड्डी बची भाई? ये हाइड वाली यहाँ है, हाइड की हड्डी यहाँ है। और यहाँ पर एक रह गया था जो है आपका स्टर्नम,
ये एक है, स्टर्नम एक है, ये इस तरीके से ये है, ठीक। तो यहाँ पर एक स्टर्नम की हड्डी, हाइट की हड्डी नहीं, यहाँ पर स्टर्नम की हड्डी है। तो हाइट की हड्डी यहाँ पर है, हाइट की हड्डी हमारी यहाँ पर है, एक हड्डी है। तो इस तरीके से ये सारी, ये कितनी हो गई, हाइट की हड्डी यहाँ पर है, ये वाली है, ये यहाँ पर क्या है, हाइट की हड्डी है, ठीक है। तो ये हाइट की हड्डी हो गई। अब ये 14 हो गई, क्रेनियल 8 हो गया, और ईयर, ये कान है, यहाँ पर कान की कितनी हो गई, 6 हड्डियाँ हो गई, दोनों कान मिला से। देखो इसको एक्सियल वाले को फिर से आप समझो, 29 तो स्कल में है, 29 कहाँ है, स्कल में, और वर्टिब्रल कॉलम में 26 है, वयस्क में और बच्चों में, शिशुओं में कितने होते हैं, 33 होते हैं, अभी इसको समझेंगे। और रिब्स में कितने हैं, 24 है। और एक है स्टर्नम, एक कौन सी है, स्टर्नम, ये वाला हिस्सा उरोस्थी कहलाता है। क्या कहलाता है, उरोस्थी, ये वाला हिस्सा हिंदी में कहते हैं इसको उरोस्थी। तो ये एक हड्डी है, ये पूरी क्या है, एक हड्डी। जैसे रिब्स को, वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स को जोड़ने के लिए आगे जो है भगवान ने एक सरिया लगा दिया है। जैसे सरिया में सरिया जोड़ते हैं ना, तो एक सरिया रख देते हैं, फिर जोड़ते चले जाते हैं, कॉलम बनाते चले जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने भी एक सरिया इस स्टर्नम के नाम से एक सरिया आगे लग करके इसी पे क्या कर दिया है, रिब्स को जोड़ दिया है। और रिब्स को जोड़ दिया है किससे, पीछे वाले जो है मेरुदंड से, पीछे वाले रीढ़ की हड्डी से। तो इस तरीके से एक पिंजड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है, पिंजड़ा बन जाता है। पूरा रिब्स की हड्डी मिला करके, स्टर्नम की हड्डी मिला करके और पीछे वाला रीढ़ की हड्डी मिला करके एक क्या बन जाता है, पिंजड़ा। तो वो पिंजड़ा, इस पिंजड़े में 2 महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे शरीर के। कौन कौन से, हृदय और लंग्स, हार्ट और लंग्स, ये 2 महत्वपूर्ण अंग हैं जिनको सुरक्षा प्रदान करता है हमारा ये पिंजड़ा। कौन सा पिंजड़ा, जो है वर्टिब्रल कॉलम और जो है रिब्स, और इनको जोड़ता किससे जोड़ा गया है, स्टर्नम से, स्टर्नम की एक हड्डी से। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पहला क्या देखा, स्कल देखा। स्कल में, फेशियल में कितनी हड्डियाँ हैं, 14 हड्डियाँ हैं, यानी फेशियल में कितनी हड्डियाँ, 14। और क्रेनियल की कितनी हड्डियाँ हैं, 8 हड्डियाँ हैं। और कान में 6 हड्डियाँ हैं, और एक हाइड है, एक क्या है, हाइड हड्डी है, जो एक है, जो कि हमारे ये वाली हड्डी क्या कहलाती है, हाइड। और जब व्यक्ति फांसी लगाता है तो यही वाली हड्डी टूटती है और आदमी की श्वास नली रुक जाती है और मृत्यु हो जाती है। तो ये सब मिला करके कितनी हड्डी हो गई, 29 हड्डी हो गई। तो पूरा ये स्कल, पूरी खोपड़ी, ये पूरी क्या कहलाती है, खोपड़ी। तो खोपड़ी में कितनी हड्डी हो गई, 29 हड्डी हो गई। इस तरीके से खोपड़ी में 29 हड्डी हो गई। और सबसे जो शरीर का सबसे जो मजबूत हड्डी है, कौन सी हड्डी है, मैंडिबल, हमारे जबड़े की हड्डी, वो भी निचले वाले जबड़े की हड्डी, निचले वाले जबड़े की हड्डी, मैंडिबल सबसे मजबूत हड्डी हो गई, ठीक। तो एक हमने निपटा दिया। अब दूसरा हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम को। अब यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम की एक चित्र बनाएंगे, मेरुदंड का एक चित्र बनाएंगे। देखो इस तरीके से जो है, यहाँ से आपको याद रखना है, सर्वाइकल खाली याद रखना है, सर्वाइकल। सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ हैं। और फिर इसके बाद में है थोरैसिक, इसके बाद में क्या है, थोरैसिक। थोरैसिक में 12 हड्डियां हैं। फिर इसके बाद में लंबर है, 5 हड्डियां हैं, किसमें, लंबर में 5 हड्डी हैं। और फिर इसके बाद में है आपका सैक्रोल, क्या है, सैक्रल में 5 हड्डी, इसमें भी है, सैक्रल में 5 हड्डी है। और फिर इसके बाद में है कॉक्सिक्स में, कॉक्सिक्स, इसमें 4 हड्डी। अब गिनो, 7, 12, 7, 19, 19 और 5, 24, 24 और 5, 29, 29 और 4, 33। तो ये शिशुओं की हड्डी है। ये किसकी हड्डी है, शिशुओं की। जो बालक पैदा होता है उसमें स्पाइनल कॉर्ड, इसमें जो है स्पाइनल में, यानी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 33। रीढ़ की हड्डी में शिशु के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, 33। लेकिन सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, ये तीनों तो एक जैसी रहती हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो सैक्रल का और कोसिक्स का फ्यूजन हो जाता है, ये मिल जाती हैं। क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और ये एक ही हड्डी बन जाती है। ये एक ही हड्डी, दोनों एक ही, सैक्रल और कोसिक्स जो है एक ही हड्डियाँ रह जाती हैं। तो इस तरीके से इसमें से घट करके फिर कितनी बच जाती हैं, 26। कितनी बच जाती हैं, 26। भाई 5 में से 1 बची, इसका 4 बचा, 4 खत्म हो गई ना, और 4 में से 1 खत्म हो गया तो कितना बचा, 3 ही बचा। तो 7 निकल गई ना, तो 33 में से 7 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 26। तो एक वयस्क आदमी के अंदर कितनी हड्डियां बचती हैं हमारे मेरुदंड में, 26। तो इनके नाम आपको याद नहीं रखने हैं, सिर्फ किसका नाम याद रखना है, सर्वाइकल का। जो सबसे मेरुदंड की जो सबसे ऊपरी हड्डी है क्या कहलाती है, सर्वाइकल। ये वाली हड्डी जो यहाँ शुरू होती है और मतलब हमारे पीठ के कुछ हिस्से तक आती है, जिसको क्या कहते हैं, सर्वाइकल। ये गर्दन वाली हड्डी, मोस्टली गर्दन वाली हड्डी क्या है, सर्वाइकल हड्डी है। ये ध्यान रखना है आपको। सबसे ऊपर वाली हड्डी क्या है,
सर्वाइकल है। तो इस तरीके से 26 हड्डियों का ढांचा यहाँ पर हो गया, किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। अब इसको मेरु वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, मेरुदंड भी कहते हैं, क्योंकि ये दंड की भांति है। किसकी भांति है? दंड की भांति है, तो इसको मेरुदंड भी कहते हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी आम बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं। तो इसमें 26 हड्डियाँ हो गई। कितनी हड्डियाँ हो गई? 26। अब हमारे पास 24 हड्डियों का ढांचा है, रिब्स। कौन सा? रिब्स। हमारे शरीर के जो रिब्स है, रिब्स में 24 हड्डियाँ होती हैं। रिब्स का मतलब ये हो गया, पहले तो स्टर्नम समझ लो, ये है क्या? स्टर्नम। ये क्या है? स्टर्नम। एक हड्डी क्या है? स्टर्नम। और अब इमेजिन करो इसके पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। इसके पीछे क्या है? रीढ़ की हड्डी। भाई ये देखो यहाँ पर, ये हमारी क्या है? स्टर्नम। ये क्या है? स्टर्नम। एक हड्डी है पूरी, जो कि एक सरिया रख दी गई है आगे, और पीछे क्या है? रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी से पसलियाँ आई हैं। क्या आई हैं? पसलियाँ आई हैं। और कहाँ जुड़ गई हैं? स्टर्नम में, उरोस्थी में जुड़ गई है। कहाँ जुड़ गई है? उरोस्थी में। तो इस तरीके से एक जुड़ी, फिर ऐसे आई, दूसरी जुड़ी, ये पीछे रीढ़ की हड्डी समझ लो, तीसरी जुड़ी, चौथी जुड़ी, पाँचवीं जुड़ी, छठवीं जुड़ी और सातवीं जुड़ी। तो 7 हड्डियाँ इस तरीके से आकर के जुड़ जाती हैं। किससे? स्टर्नम के साथ में। 7 डायरेक्ट रूप से 7 हड्डियाँ हमारे स्टर्नम से जुड़ती हैं। कहाँ से? स्टर्नम से। और पीछे से सभी हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं। पीछे जो है हमारी रीढ़ की हड्डी से एक तरफ 12 है, एक तरफ 12 हैं, तो 24 हड्डियाँ कहाँ पर हैं? रिब्स में हैं, पसलियों में। पसलियों की हड्डी कितनी है? 24। लेकिन 7 तो इससे जुड़ गई हैं, और बाकी 8 नंबर की, 9 नंबर की और 10 नंबर की, ये आकर के 7वें नंबर में जुड़ जाती है। इस तरीके से 8, 9 और 10 इस तरीके से जुड़ जाती है। 7 ये मान लेते हैं 7वीं हड्डी है, तो 8वीं हड्डी आई, 9वीं हड्डी आई और 10वीं हड्डी आई। ये किस में जुड़ गई? 7वें नंबर की हड्डी में। किस नंबर में जुड़ गई? 7वें नंबर की। तो जो वास्तविक रूप से जुड़ी है इसको बोलते हैं ट्रू है बोन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रू बोन। इसको ट्रू रिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब। तो ये कौन सी रिब हो गई? ट्रू रिब हो गई। ये सही है, वास्तविक हड्डी है, रिब की, पसलियों की ट्रू रिब है। और ये कहलाती फॉल्स रिब। ये क्या कहलाती है? फॉल्स रिब। ठीक है। अब हिंदी में इसको क्या मतलब, ये सत्य रिब है, ये सत्य पसली है, और ये क्या है? असत्य पसली है। हिंदी में ऐसे कह सकते हो, लेकिन ये ट्रू रिब है, और ये क्या है? फॉल्स रिब है। तो 3 रिब, 8 नंबर की, 9 नंबर की और 10 नंबर की, 3 रिब क्या हैं? 3 पसलियाँ कैसी हैं? फॉल्स हैं, जो नकली हैं, असली नहीं हैं। और बाकी 2 पीछे से तो जुड़ी हुई, वर्टिब्रल कॉलम से पीछे से तो जुड़ी हुई हैं इस तरीके से, 11 नंबर और 12 नंबर की, 11 नंबर और 12 नंबर की, लेकिन इनसे नहीं जुड़ रही हैं, उरोस्थी से, स्टर्नम से नहीं जुड़ रही हैं, हवा में ऐसे लटकी हुई हैं, हवा में लटक रही हैं। तो इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इनको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। ये जो है उड़ रही हैं, हवा में ऐसे खुली हुई है ना, आगे से जुड़ी नहीं है। इनकी बिल्डिंग करना भगवान भूल गए हैं, भूल नहीं गए हैं, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके छोड़ दिया है। क्योंकि अब ये मान लो पूरे जोड़ देते तो फिर इंसान का तोंद कहाँ जाता। अगर मान लो पूरे में रिब का केज, पिंजड़ा बना देते इंसान यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो आज ये समस्या नहीं होती। जो हम लोग तोंद फुला के घूमते रहते ना, तो तोंद नहीं निकलता, उसी रिब के नीचे ही रहती। लेकिन अब यहाँ रिब है नहीं, तोंद के नीचे है ही नहीं, मतलब इसमें पेट में है ही नहीं, रिब पसली है ही नहीं, तभी तो निकल जाता है। जो खाते हैं सब यहीं फैलता रहता है। तो इसलिए जानबूझ करके बनाया है कि आदमी खूब खाए और खूब पेट में भरता रहे। ठीक। तो ये जो है पसलियों की हड्डी 12 एक साइड में है और 12 एक साइड में है, तो 24 हड्डियाँ हो गई। कितनी हड्डियाँ हो गई? 24, जिसमें 1 नंबर से 7 नंबर तक कैसी रिब्स है? ट्रू रिब्स है। कौन सी रिब्स है? ट्रू रिब्स है। और 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर को फॉल्स रिब बोलते हैं। और 11, 12 नंबर क्या है? फ्लोटिंग है। वहाँ पर जो है आगे से जोड़ना भगवान भूल गए हैं, आगे जोड़े ही नहीं है, खुला छोड़ दिया है। ऐसी रिब्स आपको सांपों में देखने को मिलता है। फ्लोटिंग रिब्स जो है आपको सांपों में देखने को मिलता है। तभी तो सांप, अजगर सांप देखा होगा, बकरिया को ले जाता है, इंसान को ले जाता है। अगर उसकी रिब्स फैलती नहीं, नीचे से खुली नहीं होती, तो फिर जो है मतलब बड़े बड़े जानवरों को निकल ही नहीं पाता। अब फ्लोटिंग रिब्स है तो फैल जाती है, फ्लोटिंग रिब्स है तो फैल जाती है। अगर मान लेते हैं आगे स्टर्नम नहीं होता, हमारे शरीर में स्टर्नम नहीं होता, सब खुले होते, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती। पता चलता जो है कलेजा निकल के भाग रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, फिर जो है दिल हमारा भागता जाता, हमेशा जो है भागता रहता। लेकिन बहुत पिंजड़ा बना कर देख लो, पिंजड़ा जैसा बन गया ये। तो पिंजड़े जैसे आकृति बना करके ईश्वर ने क्या कर दिया है? बंद कर दिया है हमारे इस पिंजड़े में। तो रिब्स की कितनी हड्डियाँ होंगी? 24। और स्टर्नम तो ये है ही है। ये कौन सी हड्डी है? स्टर्नम। तो पसली को जोड़ने, आगे से पसली किससे जुड़ती है? स्टर्नम से जुड़ती है। आगे से पसली किससे जुड़ती है? स्टर्नम से। तो हमारे शरीर में स्टर्नम कितनी है? 1 है। ठीक है। और रिब्स कितनी है? 24 है। 12 एक साइड में और 12 एक साइड में,
24 रिब्स हो गई। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें कितनी हड्डियां हैं? 26। अब प्रश्न पूछने के ऊपर है, शिशुओं में कितनी होती हैं? 33। और वयस्क में कितनी होती हैं? 26 होती हैं। तो वो 26 हड्डियों में सबसे ऊपर वाली हड्डी सर्वाइकल कहलाती है। कौन सी हड्डी कहलाती है? सर्वाइकल। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में सबसे ये वाली ऊपर वाली हड्डी क्या कहलाती है? सर्वाइकल हड्डी कहलाती है। तो इस तरीके से ये केज बन जाता है, पिंजड़ा बन जाता है। इस पिंजड़े में हमारी जो है सभी 24 रिब्स हमारे इसमें हैं। और उधर जो हमने उसमें कान की बात की थी, कान में 3 हड्डियां होती हैं। कान की हड्डियों को यहाँ फिर से समझ लो। कान में हमने 3 हड्डियां बताई थी ना। तो एक हड्डी होती है, ये जैसे कान है, किसी का कान में बनाता हूँ यहाँ पर, ये क्या है? इस तरह। अब कान तुमको बाहर दिखाई दे रहा है, सिर्फ यही दिख रहा है ना, ये बाहर वाला ढांचा है। कान का क्या है? बाहर वाला, जो ये दिख रहा है ये बाहर, लेकिन अंदर इसके 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं अंदर इसकी। तो ये पहली वाली हड्डी जो होती है मैलियस कहलाती है। कौन सी हड्डी? मैलियस। तो पहली वाली हड्डी मैलियस है। फिर इसके नीचे यहाँ पर है इनकस हड्डी। कौन सी हड्डी? इनकस हड्डी पाई जाती है। और यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी होती है जो स्टेपिस। स्टेपिस कैसे है? स्टेपिस, स्टेप्स या स्टेपिस। तो सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की हड्डी है। कौन सी? स्टेपिस। स्टेपिस हड्डी सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर हड्डी। और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की मैंडिबल। नाम याद होना चाहिए, जबड़े की मैंडिबल। तो 3 चीज़ याद रखना। जबड़े की सबसे बड़ी हड्डी के सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल है, और सबसे छोटी कान की स्टेपिस है। कान में 3 हड्डियां हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। तो जो सबसे अंदर होती है कान की, ये कहलाती स्टेपिस। और ये स्टेपिस सबसे जो छोटी हड्डी है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक, बाकी ये ढांचा है बाहर का, कान का आउटर लेयर है। ठीक, इसमें बिल्कुल उसी तरीके, इसी के डिज़ाइन पे वो बनाए जाते हैं, जो स्पीकर वगैरह बनते नहीं, बिल्कुल इसी के आधार पे बनाए जाते हैं हमारे कान। तो इस तरीके से ये कान की जो है 6 हड्डियाँ थी। तो ये पूरा शरीर हमारे जो है एक्सियल सिस्टम का पूरा सभी, और कुछ छूट रहा है नहीं। तो ये सारे जो है हमारे 80 शरीर के, मतलब एक्सियल सिस्टम के, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के कितने 80 जो है क्या हो गए? तंत्र हो गए, कंकाल तंत्र हो गए। जिसमें फेशियल में कितने हैं? 14। फेशियल में कितने हैं? 14। और क्रेनियल में कितने हैं? 8। क्रेनियल में 8 है। ठीक है, और फेशियल में ही सबसे मजबूत हड्डी है। अब कहाँ पर सबसे मजबूत हड्डी है? फेशियल में। और मैंडिबल नाम है उसका। क्या नाम है? मैंडिबल। और फिर उसके नीचे एक हड्डी है जो हाइड है। कौन सी हड्डी है? हाइड। तो ऐसे सारा मिला करके कितनी हो गई? 29 हड्डियाँ हो गई। कितनी हड्डियाँ हो गई? 29 हड्डियाँ हो गई। फिर इसके बाद में रिब्स है हमारी, आगे से जो पसलियाँ निकली हुई हैं, ये 24 हड्डियाँ होती हैं। और उस जुड़ी किससे होती हैं? स्टर्नम से। किससे जुड़ी होती हैं? स्टर्नम से। तो एक हड्डी स्टर्नम। और पीछे रीढ़ की हड्डी, पीछे रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 26 अथवा 33। शिशुओं में 33 और 26 वयस्क में, 26 वयस्क में। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है एक्सियल सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम एक्सियल, जिसने क्या किया है? ये पिंजरा की भांति जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जाता है जो मेरू रज्जु के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये हम लोग दूसरे जब दिमाग का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से ब्रेन हमारे जो है कहाँ कहाँ पर काम करते हैं, कैसे हैं। तो ये हड्डियों का अब जो है 126 हड्डियाँ किस में थी? अपेंडिकुलर में थी। 126 हड्डियाँ किस में थी? अपेंडिकुलर में थी। ठीक है, अब उसमें कुछ पूछे हम अपेंडिकुलर से संबंधित? पटेला कौन सी हड्डी है? पटेला घुटने वाली हड्डी है। घुटने वाली हड्डी पटेला कहलाती है। और टार्सल्स कौन सी हड्डी है? हाँ, एड़ी वाली, जो हाथ में जो ये इसको कार्पल्स कहते हैं, पैरों में इसी को क्या कहते हैं? टार्सल्स कहते हैं। और टार्सल्स के आगे क्या है? मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स कितने हैं? 5। और फाइलेंजेस, पैरों का फाइलेंजेस कितने हैं? 14 हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रिडल है, इस ग्रिडल को क्या कहते हैं? ये कमर वाली ग्रिडल को क्या कहते हैं? पेल्विक। कौन से ग्रिडल? पेल्विक। और यहाँ पर जो ग्रिडल है इसको क्या कहते हैं? स्कैपुला। तो पीछे वाली हड्डी को कहते हैं, इसको कहते हैं स्कैपुला। इसको क्या कहते हैं? स्कैपुला। लेकिन यहाँ पर जो ग्रिडल है इसको क्या कहते हैं? क्लेविकल ग्रिडल। इसको क्या कहते हैं? क्लेविकल ग्रिडल। ये जुड़ी हुई है किससे जा करके? जो है एक्सियल बोन से जुड़ी हुई है।
तो क्लेविकल हड्डी क्लेविकल जो है जोड़ किससे जुड़ी है, जो है एक्सियल से, इस एपेंडिकुलर को एक्सियल से जोड़ती है, ये कौन सी, क्लेविकल। और जो ये वाली है कौन सी, पेल्विक पैर वाली, यानी पैर वाली हड्डी जो पैर की कौन सी शुरू होती है, फीमर। तो फीमर को जोड़ती है किससे, एक्सियल हड्डी से। किससे जोड़ती है, एक्सियल हड्डी से। तो ये ध्यान रखना है। तो हमें लगता है हड्डियों में सारे लगभग सब कुछ सीख गए हो। अच्छा, जो कार्टिलेज होता है वो मुलायम होता है। कार्टिलेज में क्या नहीं पाया जाता है तो मुलायम होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोन में पाया जाता है और कार्टिलेज में नहीं पाया जाता है, इसलिए कार्टिलेज क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक। और इसके अलावा एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, 300, और एक वयस्क व्यक्ति में 206। ठीक है। तो इस तरीके से। और वैसे कंकाल तंत्र क्या है, संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है, संयोजी। कनेक्टिंग टिश्यू मैंने पढ़ाया था ना, तो कंकाल तंत्र कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो बायोलॉजी में हम लोग जो है स्केलेटन पढ़ रहे थे, स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे। तो स्केलेटन सिस्टम में हम लोगों ने दोनों प्रकार के स्केलेटन पढ़ लिया था, एपेंडिकुलर्स और एक्सियल, जिसमें एपेंडिकुलर्स में कितनी हड्डियां थी, 126। ये वाली हड्डी कौन सी है, ह्यूमरस। ये वाली हड्डी ह्यूमरस है। और ये इससे एक्सियल से जुड़ती है, तो कौन सी हड्डी जुड़ रही है, क्लेविकल। कौन सी, क्लेविकल और स्कैपुला। पीछे कौन सी हड्डी है, ये स्कैपुला। ठीक है। तो ऐसे करके हमने हड्डियों के नाम याद कर लिए थे। और एक्सियल में कितनी हड्डियां हैं, 80 हड्डियां। एक्सियल जो कि एक तरीके से हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं, मुख्य ऑर्गन्स हैं, उनको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड को हो, चाहे मस्तिष्क को हो, ठीक है, चाहे आप हार्ट की बात करो, चाहे लंग्स की बात करो, सबको सुरक्षा प्रदान करता है। अब ये हड्डियां जो है, जो इनमें जॉइंट्स भी होता है। देखा आपने जो है कि जहाँ जहाँ जॉइंट्स वहाँ से हमारी शरीर के अंग जो है मुड़ जाते हैं। ठीक है, शरीर के अंग मुड़ जाते हैं। लेकिन अब जैसे ये हाथ है, अब ये इधर ही मुड़ रहा है, एक ही तरफ मुड़ रहा है, नीचे नहीं मुड़ रहा है। ऐसे पैर है, पीछे को मुड़ रहा है, आगे को नहीं मुड़ रहा है। तो लेकिन हमारा गर्दन है, चारों तरफ मुड़ रहा है, ऊपर नीचे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कमर भी मुड़ पूरा घुमा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे करके ये कौन सी बला है जो ये शरीर के कुछ अंग जो है मुड़ जाए। जैसे अंगूठा है, आप इसे घुमा सकते हो, और बाकी उंगलियां इस तरीके से नहीं घूमेंगी, इस तरीके से पूरा हाथ घूमेगा। अंगूठा आप ऐसे घुमा सकते हो। तो ये कौन कौन से जॉइंट्स हैं हमारे शरीर में जो ऐसे हरकतें हम कर पाते हैं। तो आज हम लोग जॉइंट्स का ही अध्ययन करेंगे, जॉइंट्स का। और जॉइंट्स शरीर में जो है हड्डियों के जॉइंट्स के लिए दो मुख्य टर्म्स हैं, उनको याद रखना। जैसे लिगामेंट, एक शब्द क्या है, लिगामेंट। हमने शायद पहले ही बता दिया था, लिगामेंट जॉइंट, हड्डियों को हड्डी से जोड़ने वाले जॉइंट को क्या कहते हैं, लिगामेंट। बोन्स से बोन्स को जोड़ने वाले जॉइंट को क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। और जब हड्डी से जो है क्या जुड़े, मसल्स जुड़े, मांसपेशियाँ जुड़ती हैं। जब हड्डी से मांसपेशियाँ जुड़ती हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको टेंडन कहते हैं। मांसपेशी से यानी मसल्स को जोड़ने वाली, बोन से मसल्स को जोड़ने वाली हड्डी, वो जॉइंट क्या कहलाता है, टेंडन। टेंडर नहीं, क्या है, टेंडन। कंडरा कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं। और लिगामेंट को स्नायु कहते हैं। लिगामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, स्नायु कहते हैं। तो दो चीज़ आपको याद रखना है, जॉइंट्स। अब जैसे मसल्स, जैसे ये हड्डी है हमारी, फीमर वाली हड्डी है। ये कौन सी हड्डी है, फीमर वाली, सबसे लंबी हड्डी है। अब फीमर की हड्डी के चारों तरफ जो है मसल्स जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए, इस तरीके से मसल्स जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये मसल्स चिपटा हुआ है। ठीक है, मसल्स चिपटा हुआ है। तो ये क्या कहलाता है आपका, टेंडन। ये क्या कहलाता है, टेंडन। और इसी प्रकार से हमारे लिगामेंट वो कह रहा हूँ, ये हमारे यहाँ इससे बात करो। यहाँ पे जो है ये कौन सी हड्डी है, रेडियस और अल्ना। और ये कौन सी हड्डी है, ह्यूमरस। तो इन दोनों हड्डियों को जोड़ने वाली जॉइंट क्या कहलाएगी, स्नायु या लिगामेंट। ये हड्डी से हड्डी को जोड़ रहा है ना, हड्डी से हड्डी को जोड़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, लिगामेंट। लेकिन हड्डी के ऊपर जो मसल्स लगे हुए हैं, मसल्स को जोड़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, टेंडन कहते हैं। ये चीज़ याद रखना है। तो ये दो मुख्य शब्दावलियाँ थी। अब हम लोग जॉइंट्स में पढ़ेंगे, जो बोन्स की जॉइंट्स हैं,
जॉइंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन या बोन्स की, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इमूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जो बिल्कुल अचल हैं, मुड़ते नहीं हैं, किसी भी तरीके से वहाँ से जॉइंट से क्या है जो है वो अचल है, मुड़ेगा नहीं। ऐसे जॉइंट्स से, जैसे दांत है, दांत क्या हिल रहा है क्या, जहाँ से जुड़ा हुआ है, अब दांत हिलने लगेगा तो समझ जाओ बुढ़ापा आ गया है, दांत हिलने लगे तो समझ जाओ बुढ़ापा आ गया है। तो ऐसे जॉइंट्स को फाइब्रियस जॉइंट्स भी कहते हैं। ऐसे जॉइंट्स को जो है अचल जॉइंट्स या इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, जो अचल है यानी स्थिर है। ऐसे जॉइंट्स स्थिर होते हैं और ये फाइब्रस जॉइंट होते हैं, रेशेदार जॉइंट होते हैं। ऐसे जॉइंट क्या होते हैं? रेशेदार होते हैं। तो रेशेदार जॉइंट्स होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? हमारे स्कल का, खोपड़ी का, जो हमारे स्कल है जिसमें 8 ब्रेन होती है ना, उसके क्या नाम है? क्रेनियल। क्रेनियल में कितने ब्रेन, कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8। तो इस तरीके से हमारी जो है ये क्या है जो है क्रेनियल है, क्रेनियल ऐसे इस तरीके से है, ठीक, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। और इसमें ये जॉइंट्स जो हैं, ये जॉइंट्स ये कैसे जॉइंट्स हैं? अचल है, इमूवेबल है। 8 हड्डियां हैं ना, तो 8 हड्डी जुड़ी होंगी ना आपस में, तो 8 हड्डी जुड़ी हैं, तो इस प्रकार की जोड़ कैसे है? फाइब्रस जॉइंट्स हैं। कैसे जॉइंट्स हैं? फाइब्रस। और ऐसे जॉइंट्स को सूचर कहते हैं। ऐसे जॉइंट्स को क्या कहते हैं? सूचर कहते हैं। ऐसे जॉइंट्स को क्या कहते हैं? सूचर। तो हमारे जो स्कल है यानी खोपड़ी की जो हड्डी है जिसमें हमारा ब्रेन है, जिसको क्रेनियल कहते हैं, तो क्रेनियल में जो 8 जॉइंट्स हैं वो किस प्रकार के हैं? इमूवेबल है। और किससे जुड़े? इनके जोड़ को क्या कहते हैं? सूचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचर। अब क्या क्रेनियल की हड्डी हम हिला सकते हैं क्या? नहीं हिलेगी, इनके जॉइंट्स हिलेंगे नहीं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अचल। क्या बोलते हैं? अचल संधि। क्या बोलते हैं? अचल संधि। जॉइंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? संधि, जोड़, संधि, जोड़। तो ये हो गया। और दूसरा क्या? स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल का मतलब होता है बहुत, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, हल्का मूवमेंट होगा, तो उसको बोलेंगे स्लाइटली मूवेबल। और या इम्परफेक्ट जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट। और तीसरा है फ्रीली मूवेबल या परफेक्ट जॉइंट। ये पूर्ण, ये पूरी तरीके से मुड़ जाता है, पूरी तरीके से यहाँ से जॉइंट। तो ये बीच का जॉइंट्स है, ये इस तरीके से अचल भी नहीं है। रेशेदार फाइब्रस जॉइंट की तरीके से ये अचल भी नहीं है, और परफेक्ट जॉइंट यानी फ्रीली मूवेबल के तरीके से या साइनोवियल जॉइंट्स की तरीके से ये पूरी तरीके से घूमता भी नहीं। तो इसको इसीलिए कहते हैं अपूर्ण संधि। कैसी संधि? अपूर्ण संधि या इम्परफेक्ट जॉइंट्स, या इसको स्लाइटली मूवेबल कहते हैं। और इसमें जो है कार्टिलेज का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इसको कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स भी कहते हैं। इसमें मतलब कार्टिलेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस जॉइंट्स में कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज कौन सी? उपास्थि, जो है मुलायम हड्डी होती है, इसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो हड्डियाँ होती हैं उनके ऊपर से आवरण जहाँ जॉइंट्स होता है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? कार्टिलेज पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स भी कहते हैं। और ये ज़्यादातर आप देखोगे रिब्स की हड्डी, जो हमारी 12 एक तरफ 24 रिब्स हैं, पसलियों की हड्डी है, ये मतलब फ्रीली है, मतलब फ्रीली मूवमेंट भी नहीं करती हैं और इस तरीके से स्थिर भी नहीं है। जैसे हम सीना फुलाते हैं ना, तो फूल जाता है हमारा सीना, तो वहाँ की हड्डियाँ भी जो है थोड़ा सा हवा भरती है तो फूलता है। इसीलिए तो ईश्वर ने नीचे की 2 हड्डियों को क्या कर रखा है? फ्री कर रखा है, उसको जॉइंट नहीं किया है स्टर्नम से। कल पढ़ाया था ना मैंने, ये एक हड्डी जो आगे की है जिससे रिब्स जुड़े हुए हैं उसको क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं, जिसमें 7 हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं और बाकी की 3 हड्डियाँ 7 हड्डियों में जुड़ी हुई हैं और 2 हड्डियाँ फ्लोटिंग हैं, जुड़ी नहीं है जो आगे के स्टर्नम से। तो इसलिए जो है हम हवा भरते हैं और ये हमारा फूल जाता है। तो ये इस टाइप के रिब्स इसी टाइप के जो है स्लाइटली मूवेबल में है। रिब्स किस में है? स्लाइटली मूवेबल। और इसी प्रकार से हमारी रीढ़ की हड्डी है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड कहते हैं। तो ये भी जो है आपकी, इसको पूरी तरीके से आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो कि आप चाहो तो जैसे ऐसे हाथ घुमा रहे हो इस तरीके से पूरी जो है रीढ़ की हड्डी घुमाने लगो, अंदर ही अंदर घूम जाएगा क्या? नहीं घूमे, लेकिन मुड़ता है। आप तभी तो आप इस तरीके से झुक जाते हो, पीछे को झुक जाते हो। यानी रिब्स की हड्डियों में जो कितनी हड्डियाँ थी? एक वयस्क में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? रिब्स कह रहा हूँ, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी? 26, और एक शिशु में 33। तो वो सब क्या होते हैं? जॉइंट्स ही हैं, एक जॉइंट्स हैं हड्डियों के, तो तभी तो वो मुड़ती हैं। जैसे आप स्प्रिंग देखते हो ना, स्प्रिंग इस तरीके से स्प्रिंग को मोड़ देते हो, उसी तरीके से
हमारे जो है वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डियां हैं, वो जगह जगह जॉइंट्स हैं, 26 जॉइंट्स हैं, तभी तो हम जो है इस तरीके से मोड़ सकते हैं। तो इसलिए जो है ये सब जॉइंट्स दोनों रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम की जॉइंट्स कैसे हैं, कार्टिलेगियस हैं, और इनमें जगह जगह क्या पाए जाते हैं, कार्टिलेग पाए जाते हैं, उपास्थि पाई जाती हैं, तभी तो थोड़ा सा उसमें लोच होता है, मुड़ जाती हैं। तो ये इम्परफेक्ट जॉइंट होती हैं, अपूर्ण जॉइंट होती है, पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं होता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फ्रीली मूवेबल, हमारे शरीर के ज़्यादातर हिस्सों में ये जॉइंट्स पाए जाते हैं, जो जिसको परफेक्ट जॉइंट कहते हैं। ये पूर्ण जॉइंट है, ये कैसा है, पूर्ण संधि है, या इसको साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। ऐसे जॉइंट्स में एक साइनोवियल द्रव्य पाया जाता है, साइनोवियल द्रव्य पाया जाता है, और इसी साइनोवियल द्रव्य के कारण ही जो है, जैसे ग्रीस नहीं होता है, ग्रीस भाई जब कोई पार्ट्स होता है, जंग लग जाता है, तो उसमें जो है मिस्त्री क्या डाल देता है, ग्रीस डाल देता है, या ऑयल डाल देगा, ऑयलिंग कर देता है, फिर मूवमेंट करने लगता है। ऐसे हमारे शरीर में भी ऑयल्स हैं, ग्रीस हैं, जिसको क्या बोलते हैं, साइनोवियल द्रव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, साइनोवियल लिक्विड कहते हैं, या साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो साइनोवियल फ्लूइड्स पाए जाते हैं हमारे जॉइंट्स पे, जहाँ जहाँ पर वो जॉइंट्स जो है फ्रीली मूवेबल होते हैं, वो पूरी तरीके से मूवमेंट करते हैं। जैसे हाथ मूव कर रहा है कि नहीं, पैर मूव कर रहा है, पूरा अच्छी तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, गर्दन को मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ऊपर नीचे पूरा मोड़ रहे हैं। तो ये सब अब, लेकिन ये 5 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। परफेक्ट जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट आपने अक्सर नाम सुना होगा, बॉल एंड सॉकेट का जो है, इसमें एक सॉकेट होता है, एक क्या होता है, सॉकेट, गड्ढा नुमा एक सॉकेट होता है, इस तरीके से सॉकेट होता है ना, ऐसे एक सॉकेट होता है, और इसमें एक ऊपर ऐसे हड्डी एक जाएगी, और ऊपर इसके क्या होगा, बॉल होगा, ऊपर क्या होगा, बॉल होगा, जो उसमें फिक्स रहेगा, उसी में फिक्स हो जाएगा जा करके। तो ऐसे जो है बॉल एंड, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट वाली जो है जॉइंट्स। कौन सी जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट, क्योंकि इसमें जो है एक सॉकेट है, सॉकेट जैसे सॉकेट में हम वो डाल देते हैं ना, पिन डाल देते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो सॉकेट क्या है, गड्ढा ही तो होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सॉकेट है, गड्ढा है, गड्ढे नुमा हड्डी है, और उसमें एक बॉल नुमा जो है हड्डी फिक्स है, तभी तो, जब फिक्स होगी तभी तो मूवमेंट करेगी, तभी तो वो मूव करेगा इस तरीके से। और इसी में क्या भरा हुआ है, साइनोवियल द्रव, यहाँ क्या भरा है, साइनोवियल द्रव। और जब बुढ़ापे में आता है ना, यह द्रव हो जाता है, सूख जाता है, कहते हैं शरीर की मतलब जॉइंट्स की जो है ग्रीस सूख गया है, गाँव कहते हैं नहीं, अब इसको क्या हो गया, गठिया रोग हो गया है, अब हड्डी खटर खटर लड़ रही है, ग्रीस सूख गया, और इसमें कार्टिलेग पाया जाता है, उपास्थि पाई जाती है, उपास्थि खत्म हो जाती है रगड़ते रगड़ते, बुढ़ापे में बन नहीं पाता है उतना, तो फिर यहीं फिर हड्डी खट्टे पट्टे करने लगती है, जॉइंट्स लड़ने लगते हैं, टकराने लगते हैं, तो बीमारी हो जाती है, अभी बीमारी आगे पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से बॉल एंड सॉकेट पाया जाता है, और इसे जो है ये मोस्टली आपको कहाँ मिलेगा, कंधे और कूल्हे में। कंधा में हमने देखा था, ये जो हड्डी थी, ये कौन सी, ह्यूमरस हड्डी आकर के इस जो है क्लेविकल से जुड़ी थी, किससे जुड़ी थी, क्लेविकल से, और पीछे स्कैपुला से। तो यहाँ पर अब देखो, ये हाथ पूरा हमें से घुमा ले रहे हैं कि नहीं, तो ये बॉल एंड सॉकेट है, यहाँ कहाँ घुसी हुई है, बॉल एंड सॉकेट, क्लेविकल में जो है, क्लेविकल सॉकेट का काम करता है, और जो हमारी ये ह्यूमरस की हड्डी है वो जो है बॉल के रूप में है, आगे जा करके इस तरीके से हड्डी चली गई है, ऐसे लंबी, ऊपर जो है बॉल नुमा इस तरीके से है, और सॉकेट में, स्कैपुला के सॉकेट में आप घुस गई है जा करके। तो अब स्कैपुला के सॉकेट में ही एक जो है एक हड्डी और घुस गई है, वो उसमें क्लेविकल के सॉकेट में एक स्कैपुला भी घुस गई है, पीछे की स्कैपुला। तो 3 जॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 3 हड्डियों का ये श्रृंखला है। तो जोड़ का मतलब क्या होता है, एक या एक से अधिक हड्डियों का, मतलब 2 या 2 से अधिक हड्डियों के जहाँ पर संधियाँ होती हैं, जॉइंट होते मिलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। तो कंधा और कूल्हे की हड्डी देखने को मिलती है। अब कूल्हे में जो कमर वाली हड्डी, इसको कूल्हा बोलते हैं ना, तो कमर वाली हड्डी में ये फीमर वाली हड्डी आकर के पेल्विक से मिलती है। कहाँ मिलती है, पेल्विक से मिलती है ना। तो पेल्विक जो है सॉकेट का काम करता है, पेल्विक किसका काम करता है, सॉकेट का, और फीमर जो है बॉल का काम करता है, फीमर की हड्डी। तो कुछ इस तरीके से, जैसे ये क्या है, ये जो है आपका पेल्विक वाली हड्डी हो गई, और ये फीमर वाली हड्डी हो गई, और तभी तो हम इस तरीके से जो है मतलब मोड़ पा रहे हैं, ये पूरा घूम जा रहा है हमारा जो है, वहीं से राउंड हो रहा है ना। आप इमेजिन करो इस तरीके से जो है सॉकेट में रख दो कोई गोल गोल चीज़, तो घुमाओ, चारों तरफ घूमेगी कि नहीं, तो ऐसे ही घूमे। तो ये बॉल एंड सॉकेट। और जब बॉल एंड सॉकेट छोटे होते हैं, अविकसित होते हैं, पूरे तरीके से विकसित नहीं होते, तो उसको बोलते हैं सैडल जॉइंट्स। क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट्स छोटे छोटे बॉल एंड सॉकेट्स होते हैं, अविकसित होते हैं, पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं। अब जैसे हमारा अंगूठा है,
घूम रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं घूम रहा है, पूरी तरीके से नहीं घूम रहा है। तो ये अविकसित जो है बॉल एंड सॉकेट है। इसमें ये जो है ये वाली हड्डी कौन सी हड्डी कहलाती है? मेटाकार्पल्स। ये वाली हड्डी मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल में धंस गई हमारी अंगूठे की हड्डी, और यहीं पर छोटे छोटे बॉल एंड सॉकेट है। यहीं पर क्या है? छोटा बॉल एंड सॉकेट है, इसी की वजह से हम अंगूठा को इस तरीके से घुमा, तभी तो कहते हैं अंगूठा दिखा रहा है, अंगूठा दिखा रहा है। अब अंगुली इस तरीके से और अंगुलियां इस तरीके से नहीं घूमेंगी पूरी तरीके से, लेकिन अंगूठा आसानी से घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है बॉल एंड सॉकेट है, लेकिन सैडल है। जॉइंट्स कैसा है? सैडल जॉइंट्स है, जो कि अंगूठा जो है मेटाकार्पल्स पे आकर के मिलती है, मेटाकार्पल्स पे। अब अगला है हिंज एंड जॉइंट्स। तीसरे क्या है? हिंज एंड जॉइंट्स। जैसे दरवाजा है, अब दरवाजा क्या जो है चारों तरफ खुल रहा है, क्या एक तरफ खुलता है ना? तो एक तरफ खुलता है तो इसको कब्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्जा। तो दरवाजा कब्जे में फिट है ना, तो इसी को हिंज कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिंज। तो कब्जे नुमा जो जॉइंट होता है शरीर में, उसको क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट्स। कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट हमारे जो है हाथों में है। कहाँ पर है? कोहनी। इसको हाथ वाली जो है घुटने को क्या कहते हैं? कोहनी। अब ये देखो कब्जे की तरीके से एक ही तरफ मुड़ रहा है ना, नीचे मोड़ो ना, ऐसे ज़बरदस्ती ताकत लगा के मोड़ो, टूट जाएगा, कट से यहीं से टूट जाएगा। तो ये कब्जे की तरीके से, दरवाजे की कब्जे की भांति है हमारी ये जो है ये कोहनी वाली जॉइंट्स। तो कोहनी वाली जॉइंट्स को क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट्स। कौन सी जॉइंट? हिंज जॉइंट। और इसी प्रकार से घुटने वाली जॉइंट्स, पैर के घुटने वाली जॉइंट्स, ये भी जो है हिंज जॉइंट्स है। ये भी पीछे मुड़ेगा, पीछे पूरा मोड़ लो, लेकिन आगे जो है नहीं मोड़ सकते हो। आगे अगर कलाकार भी मोड़ेगा, जो अपने शरीर को पूरे तरीके से लोच बना लेते हैं, तो उसका भी नहीं मुड़ेगा, टूट जाएगा। ज़बरदस्ती करोगे तो क्या हो जाएगा? खट से टूट जाएगा, टक जो है घुटने से। तो ये दो जॉइंट्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? घुटने में और कोहनी में। तो इसको क्या बोलते हैं? कब्जे वाली जॉइंट या जो है हिंज जॉइंट। और इसके अलावा हमारी अंगुलियों के पोर में भी ऐसे जॉइंट्स होते हैं। जो अंगुलियाँ हैं, ये देखो, ये अब ये इसको इधर से ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे मोड़ रहे हैं ना, लेकिन पीछे मोड़ो, पीछे ज़्यादा मोड़ोगे तो टूट जाएंगी। पीछे मतलब यहाँ से जो गांठ है यहाँ से तो मुड़ेगी ही नहीं, जो गांठ है यहाँ से मुड़ेगी ही नहीं। तो ये लेकिन आगे से पूरी मुड़ रही है। तो ये भी कैसे ही हो गई? अंगुलियों की पोर कैसी हो गई? हिंज जॉइंट हो गया। कैसे जॉइंट हो गया? हिंज जॉइंट हो गया। ठीक है। तो ये तीसरे प्रकार की जॉइंट। और चौथे प्रकार की जॉइंट है पाइवोट जॉइंट। कौन सी जॉइंट? पाइवोट जॉइंट। अब ये जॉइंट जैसे आपने देखा होगा, भैंसिया का खूंटा देखा है कि नहीं? भैंस का खूंटा देखा है ना? तो खूंटा गाड़ देते हैं, फिर भैंस उसमें बंधी बंधी मछड़ाती रहती है चारों तरफ, फिर धीरे धीरे खूंटा हिलने लगता है, लेकिन उखड़ता नहीं है, क्योंकि गहराई में गाड़ा गया है, लेकिन उसमें हल्का सा गैप हो गया है, तो वो खूंटा चारों तरफ घूमता है कि नहीं घूमता है? तो वही पाइवोट जॉइंट हमारे गर्दन में पाई जाती है। चारों तरफ घूम रहे हैं ना खूंटे की तरीके से, ऐसे उखड़ेगा नहीं, लेकिन ये उखड़ेगा नहीं, तो भैंसिया उखड़ करके जो है जाती नहीं। तो ऐसे पाइवोट जॉइंट जो है आपको कहाँ मिलेगी? गर्दन में। जो हमारी खोपड़ी को ज्वाइंट करता है इस तरीके से, जो है ये हमारी खोपड़ी है, स्कल है, और जो है ये दांत हो गई, 32 हो गई, और इसी में ये ज्वाइंट है, ये जो हमारी क्या आई है? रीढ़ की हड्डी, यहीं से जो है चला है। तो ये सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एटलस। क्या कहलाता है? एटलस पर्वत से याद कर लो। तो एटलस घुस गया है जाकर के किस में? जो है खोपड़ी में। एटलस कहाँ घुस गया है? खोपड़ी में। और इस खोपड़ी का जो सबसे यहाँ जबड़े वाली जो हड्डी है, जिसको क्या कहते हैं? मैंडिबल। तो मैंडिबल के पास में एक जो है सॉकेट टाइप का है, गड्ढा है, उसी में हमारी ये खूंटी घुसी हुई है, एटलस खूंटी घुसी हुई है। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? पाइवोट जॉइंट्स। इसी को क्या बोलते हैं? पाइवोट जॉइंट। तो पाइवोट जॉइंट हमारे गर्दन और खोपड़ी को जोड़ता है, गर्दन और खोपड़ी को जोड़ता है, तो इसको पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। खूंटी वाली जॉइंट। कौन सी जॉइंट? खूंटी वाली जॉइंट। और पांचवा है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। अब ग्लाइडिंग जॉइंट्स में क्या होती हैं कि हड्डियां जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। अब जैसे जो है आपका ये कार्पल्स और मेटाकार्पल्स की हड्डियां, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स की हड्डियां ऐसे ऐसे, तभी तो हम ये पूरा मोड़ पा रहे हैं। ये हाथ पूरा ऐसे मोड़ ले रहे हैं, इस तरीके से हम जो है नमाज पढ़ सकते हैं, और इस तरीके से मतलब इनको ज्वाइंट कर सकते हैं। पानी चुल्लू भर करके पानी ऐसे अगर ये मुड़े ना, अगर इसमें हड्डियाँ आपस में चढ़े ना, तो फिर इसको मोड़ नहीं सकते हैं। तो पहले हम लोग ऐसे चुल्लू बनाकर पानी पीते थे ना, तो ये ऐसे इसी की बदौलत। तो कौन सी हड्डी? ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स है। हाँ, इसको ग्लाइडिंग जॉइंट्स या स्लाइडिंग जॉइंट्स भी कह सकते हो। तो ये स्लाइड हो जाती हैं हड्डियाँ, क्या हो जाती हैं? स्लाइड्स हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। तो ऐसी हड्डियाँ जो है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स में पाई जाती हैं। अब ये जैसे ये यहाँ पर ये कार्पल्स है ना, तो कार्पल्स में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8। कार्पल्स में 8 हड्डियाँ हैं।
तो ये 8 हड्डियाँ जो है छोटे छोटे टुकड़ों में होती हैं, और जब हम घुमाते हैं तो ये इधर उधर मूवमेंट करती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। तो इसे ग्लाइडिंग मूवमेंट्स ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं। कौन से जॉइंट्स कहते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो इस तरीके से ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स थे, परफेक्ट मूवेबल जॉइंट्स थे, और ये 5 प्रकार के थे। तो इस तरीके से शरीर के सारे हमने क्या पढ़ लिए? जॉइंट्स पढ़ लिए। शरीर के हमने सारे क्या पढ़ लिए? जॉइंट्स। अब जॉइंट्स पे कुछ बीमारियां लगती हैं और हमारे जो है बोन्स में कुछ बीमारियां होती हैं, तो उन बीमारियों का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें कोई दिक्कत? टेंडन किसको कहते हैं? टेंडन, टेंडन, टेंडन किसको किसको जोड़ता है? मांसपेशियों को हड्डी से। भाई प्रश्न इन्हीं सबसे पूछा जाता है, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने वाली जो है जॉइंट क्या कहलाती है? टेंडन कहलाती है। क्या कहलाती है? टेंडन। तो दो और जॉइंट, बोन बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट, बोन बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट। अब हड्डियों से संबंधित कुछ रोग हैं, हड्डियों से संबंधित हम लोग कुछ रोग के बारे में, अस्थि रोग देखेंगे। अस्थि रोग में जो है दोनों प्रकार के रोग, आप हड्डियों में भी रोग होते हैं और जॉइंट्स में भी रोग होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जॉइंट डिजीज। जॉइंट डिजीज जिसको जो है आपको जो है गठिया रोग के नाम से भी जाना जाता है, या इसको अर्थराइटिस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अर्थराइटिस। अर्थराइटिस आपने नाम सुना होगा अर्थराइटिस का। तो इसी को क्या कहते हैं? अर्थराइटिस। यानी जो संधि रोग है, जो जॉइंट्स डिजीज है, उसी को क्या कहते हैं? अर्थराइटिस। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। अर्थराइटिस मुख्य रूप से 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। रूमेटाइडिट, एक तो होता है रूमेटाइड जो है अर्थराइटिस, और एक होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस, और एक होता है गाउट। एक क्या होता है? गाउट। तो 3 प्रकार के अर्थराइटिस होते हैं, रूमेटॉइड और जो है ऑस्टियो अर्थराइट और गाउट। अब ये तीनों में थोड़ा थोड़ा बेसिक अंतर है, फ़र्क है। ये जो है ऑटो इम्यून डिजीज से होता है। ऑटो इम्यूनो डिजीज ये इसको कहते हैं, ऑटो इम्यूनो डिजीज। हमारे शरीर में जो है इम्यून सिस्टम होता है, क्या पाया जाता है? इम्यून सिस्टम पाया जाता है, जो स्वयं जो है हमारे शरीर को जो है क्या करता है, मतलब बीमारियों से लड़ता रहता है, भगाता रहता है। तो इसमें इम्यून क्या करता है? जो हेल्दी सेल्स हैं उनको मारता रहता है। हड्डियों में जो हेल्दी सेल्स हैं उनको क्या करता है? मारता रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। यानी जो हेल्दी सेल्स हैं उनको हड्डियों में क्या करता है? ये किल करता है, मारता है। अब जब मारेगा तो जॉइंट्स में क्या आ जाता है? भाई वहाँ पर सेल्स ख़त्म होते हैं, तो जॉइंट में क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। जॉइंट में सूजन आ जाता है। तो जॉइंट में सूजन आने के कारण जो है पेन होता है, शरीर में पेन होता है। तो ऐसे बीमारी को कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। कौन सा अर्थराइटिस? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मेनली क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज होता है, जो स्वयं अपनी ही कोशिका को स्वयं ही, हमारी इम्यून सिस्टम स्वयं ही जो जॉइंट्स की कोशिकाओं को उनको क्या कर देता है? नष्ट करता है। तो नष्ट करने से जॉइंट्स में सूजन आ जाते हैं, और सूजन आने से दर्द होता है, भयंकर पेन होता है जॉइंट्स में। तो ऐसे जॉइंट्स दर्द, ऐसे जो अर्थराइटिस को क्या कहते हैं? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और ये ज़्यादातर आनुवांशिक हो सकता है, यानी दादा बाबा को रहा हो, मतलब जो है ये एक वंश से दूसरे वंश में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाता है। या फिर शरीर मोटापा ज़्यादा हो शरीर में, तो मोटापा होने पर भी इस टाइप के अर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। या ज़्यादा जो है स्मोकिंग करता हो व्यक्ति, तो उसे भी होने की संभावना रहती है। या फिर इन्वायरमेंट वहाँ का कुछ इस तरीके से हो, इन्वायरमेंट जो है अनुकूल ना हो, ख़राब हो, पर्यावरण शुद्ध ना हो, तमाम प्रकार के धुएँ और तमाम प्रकार के धक्कड़ जो है शरीर में जा रहा हो, तो इस तरीके से हमारे शरीर में इस प्रकार के अर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। तो ये कौन सी अर्थराइटिस? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और दूसरा कौन सा है? ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? हड्डी। तो इसमें ये इस प्रकार के जो अर्थराइटिस होता है वो हमारे शरीर में जितने भी भारी वजन ढोने वाले जो हड्डी हैं, जिन पर जो है बोझ ज़्यादा रहता है, तो बोझ ज़्यादा रहने के कारण उसमें जो कार्टिलेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कार्टिलेज क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे घुटना है, हमारे घुटनों में अब फीमर के ऊपर ही सारा बोझ टिका हुआ है, और फीमर और इसके नीचे जो है जो हड्डी है वो हड्डी दोनों के बीच में जो पटेला है, पटेला में कार्टिलेज वगैरह पाया जाता है। अब ये कार्टिलेज क्या हो जाता है? धीरे धीरे ख़त्म होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ में कार्टिलेज
घिसता है, ख़त्म होता है, नष्ट होता है, चलते चलते रहते हैं ना, तो कार्टिलेज नष्ट होता है। तो कार्टिलेज जब नष्ट हो जाएगा तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। तो गैप के आने के कारण जो है, जो उसमें और जो साइनोवियल द्रव है, वो साइनोवियल द्रव भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, सूखने लगता है। साइनोवियल द्रव भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, सूख जाता है, और गैप हड्डियों के बीच में खत्म हो गया, कार्टिलेज सूख गया, कार्टिलेज खत्म हो गया। जैसे ये इस तरीके समझो, जैसे ये वाली हड्डी है, ठीक, और यहाँ पर एक जॉइंट है, और ये इसके इधर कार्टिलेज भरा हुआ, इधर कार्टिलेज भरा हुआ, और इसमें एक द्रव भरा हुआ है जिसको साइनोवियल द्रव कहते हैं, और एक हड्डी यहाँ से जुड़ी हुई है, और साइनोवियल द्रव क्या हो गया, सूख गया। साइनोवियल द्रव क्या हो गया, सूख गया। और कार्टिलेज भी नष्ट हो रहा है, उम्र बढ़ने के साथ में कार्टिलेज भी क्या होता है, नष्ट होता है। तो इसके नष्ट होने से क्या होता है कि ये दोनों हड्डियाँ आपस में आकर के जुड़ जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो जुड़ेंगी तो उसमें टकराएंगी आपस में, जब हम चलेंगे तो खट खट की आवाज़ आएगी, टक्कर मारेगी। तो इस तरीके से जो है हड्डियों में रगड़ उत्पन्न होती है, हड्डियों में रगड़ उत्पन्न होती है। इसके कारण एक भयंकर पेन उत्पन्न होता है, बड़ा भयंकर दर्द होता है हमारी हड्डियों में। तो इसीलिए ये जो है इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें हड्डियों में कार्टिलेज क्या हो जाती है, सूख जाती है। जॉइंट में कार्टिलेज क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और जो साइनोवियल द्रव है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो हड्डी, दोनों जॉइंट्स की हड्डियाँ आपस में मिल जाती हैं और रगड़ आने से दर्द होता है। तो इस प्रकार के दर्द कहाँ मिलता है, पीठ में, कमर में, ठीक है, घुटनों में। तो इस प्रकार के दर्द यहाँ होता है। और इसमें जो है सिकाई वगैरह, डॉक्टर बोलते हैं सिकाई करने के लिए, तो थेरेपी दी जाती है, सिकाई वगैरह की जाती है। और इसके अलावा जो है प्रत्यारोपण भी किया जाता है, सर्जरी की जाती है ना, सुना होगा आपने कि घुटनों का प्रत्यारोपण कर दिया, पटेला ही बदल दिया निकाल करके, ठीक है। तो ऐसे जो है सर्जरी की जाती है, तो इसमें सर्जरी होती है। तो इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। कौन सा आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। और तीसरा गाउट है। तीसरा क्या है, गाउट है। हम लोग शरीर में खाते हैं तो खाने के साथ में प्यूरिन भी जाता है, हमारे शरीर में खाने के साथ क्या जाता है, प्यूरिन भी जाता है। और वो प्यूरिन जो है नष्ट होता है, जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है प्यूरिन का, नष्ट होता है, तो नष्ट हो करके प्यूरिन किस में बदल जाता है, यूरिक अम्ल में, यूरिक एसिड में बदल जाता है। प्यूरिन किस में बदलता है, यूरिक एसिड में। तो हमारे शरीर में ये डेली की प्रक्रिया है। हमारे शरीर में डेली जो है प्यूरिक हम खाते हैं, प्यूरिन जा रहा है शरीर में, खाने के साथ में एक पदार्थ है प्यूरिन, और वो खाने के साथ हमारे शरीर में जाता है, और उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसका क्या होता है, अपचय होता है, और अपचय होकर के वो किस में बदल जाता है, यूरिक एसिड में, वो यूरिक एसिड में बदल जाता है। तो ये एक निश्चित मात्रा में बदलता है। लेकिन एक उम्र बढ़ने के साथ साथ में जो है क्या होता है, हम जो है प्यूरिन को उतनी अच्छी तरीके से पचा नहीं पाते हैं शरीर में, और यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है, हमारे शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है। और यूरिक एसिड जब बनेगा रक्त में बनता है, और ये इसके ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं। और ये दाने ही जा करके साइनोवियल जॉइंट्स, जहाँ पे साइनोवियल द्रव है, उनमें जमा होने लगते हैं, उनमें क्या होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। अब जब रेतनुमा जो है इस तरीके से जो है क्रिस्टल जमा हो गए, तो जब चलेंगे तो वो रगड़ खाएगा, वो क्या होगा, रगड़ेगा। जैसे आप एक रेत ले लो और फिर कागज़ पे उस रेत को रख करके फिर अंगूठे से रगड़ो, अंगूठे से रगड़ो, तो कागज़ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा। ऐसे ही हमारे कार्टिलेज में जब ये भर जाता है, क्या, यूरिक एसिड के जो है क्रिस्टल्स भर जाते हैं, यूरिक एसिड धीरे धीरे क्रिस्टल हो जाता है, इसका जो है ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, महीन महीन, जो हम नग नाखुश नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड के साथ वो बहता है, हमारे ब्लड के साथ बहता है, और जा करके जमा होता है जो है जॉइंट्स पे। जॉइंट का क्या, अब जॉइंट में जो है साइनोवियल द्रव भी सूख चुका है, और उस साइनोवियल द्रव सूख चुका, वहाँ उसको गड्ढा मिल गया है, तो गड्ढे में जा करके वहीं पर रुक जाता है, वहीं पर जा करके जमा होता रहता है धीरे धीरे। तो जमा होता रहता है, अब जब हम चलेंगे तो हड्डी में वो रगड़ खाएगा तो बहुत पेन उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार की बीमारी को कहते हैं गाउट, इस प्रकार की बीमारी को कहते हैं गाउट। और जब वहाँ आसपास जब ग्रेन्यूल्स जमा हो जाएंगे तो सूजन भी आ जाएगा, सूजन भी आ जाता है, तो इससे दर्द होता है। और क्योंकि देखो हमारे शरीर में प्यूरिन जाएगा, लोग कहते हैं प्रोटीन वाला खाना कम कर देना चाहिए, खाने प्रोटीन के माध्यम से प्यूरिन ज़्यादा जाता है हमारे शरीर में, ठीक। तो अगर एक उम्र के साथ में अगर आप रोज़ चना चबा रहे हो घोड़े की तरीके से, और घोड़े की तरीके से दौड़ नहीं रहे हो, तो प्यूरिन ज़्यादा बनेगा, प्यूरिन का, और फिर जो है प्यूरिन का मतलब प्यूरिन जाएगा शरीर में, लेकिन उसका अपचय नहीं हो पाएगा, तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए कहा जाता है एक उम्र के साथ प्रोटीन वाले चीज़ें कम लेनी चाहिए। लेकिन मतलब आप जब बंदी कर दोगे तो शरीर को पोषक तत्व तो चाहिए ना, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए बचने के लिए क्या क्या, स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा।
एल्कोहल पी रहे हो वो बंद करना पड़ेगा। सिटिंग, ज़्यादातर हम बैठ करके काम करते हैं, एक उम्र के बाद में आदमी बैठ करके काम करता है। देखा होगा आपने, जो ज़्यादातर ऑफिस में काम करते हैं कंप्यूटर वगैरह में बैठ करके, उनको गाउट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। मतलब परमानेंट नहीं, मतलब एक तरीके से जो रेगुलर सर्कुलेशन है उसमें बाधा उत्पन्न होती है बैठने से। तो जब बाधा उत्पन्न होगी तो जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड है उसका प्रवाह रेगुलर पूरे शरीर में नहीं हो पाएगा, तो गड्ढों में जा करके क्रिस्टल बन करके फिल होते रहेंगे। तो इसीलिए बताया जाता है ऐसे मरीजों को कि एक्सरसाइज ज़्यादा करें, और एक्सरसाइज के साथ साथ प्राणायाम भी करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें। उसकी वजह से हम ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन शुद्ध ऑक्सीजन जाएगा, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाएगा, तो फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है वो ख़त्म होंगे, वो जो है डेड करेंगे, उसको डेड करेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का बहुत रोल होता है हमारे शरीर में। तो इस तरीके से जो है ये गाउट की बीमारी से हम जो है बच सकते हैं। लेकिन हमें जो है खाना, प्रोटीन युक्त खाना बंद नहीं करना। लोग कहते हैं गाजर बंद कर दो, पालक बंद कर दो खाना, जो है पनीर बंद कर दो खाना। अरे थोड़ा बहुत कभी कभी तो खाते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये किससे हो रहा है, अपने आदत को बदलना है। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग की जगह जो है स्लीपिंग करना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, नींद लेनी चाहिए। एल्कोहल की, इसमें पानी पीने की ज़्यादा जो है वो कहा जाता है कि पानी बहुत मात्रा में पीना चाहिए। पानी ज़्यादा पिएंगे तो फिर जो है शरीर में उस जो गाउट बीमारी है, यूरिक एसिड है, वो जो है नहीं कम बनेगा तो है। अगर नहीं बनेगा, भाई हमारे एक व्यक्ति के अंदर लगभग 3 से लेकर के 7 मिलीग्राम तक यूरिक एसिड होता है। एक जो है 7 से अधिक हो गया यूरिक एसिड तो बीमारी गाउट बन जाती है। या महिलाओं के में 2 से लेकर के 6 के बीच में होता है, और पुरुषों के में जो है 3 से लेकर के 7 मिलीग्राम तक जो है यूरिक एसिड होता है, ये औसत है। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो गाउट के रूप में बीमारी। तो ये रहना भी ज़रूरी है। तो इसलिए खाना पीना तो चाहिए ही, लेकिन कुछ हैबिट्स को बदलना है हमको, कुछ आदतों को। तो सिटिंग की जगह हमको एक्सरसाइज करना होगा, एल्कोहल की जगह हमें पानी अधिक मात्रा में पीना होगा। ठीक, तो ये सब कुछ जो है अपने हैबिट्स को चेंज करके इन सब बीमारियों से हम क्या पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो ये जॉइंट पेन था, जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं, देहात की भाषा में गठिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गठिया। तो गठिया 3 प्रकार के हैं, रूमेटाइड गठिया, ऑस्टियो गठिया और गाउट गठिया। तो 3 प्रकार की गठिया हैं। गाउट गठिया किससे बनता है, यूरिक एसिड से, यूरिक एसिड के क्रिस्टलीकरण के कारण बनता है। और रूमेटाइड गठिया किससे बनता है, ये इम्यूनो डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज है, जो हमारे इम्यून सिस्टम स्वयं जो है हमारे हेल्दी सेल को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, और उसके कारण सूजन पैदा हो जाता है और हमारे जो है गठिया बन जाती है और शरीर में दर्द होने लगता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, इसमें कार्टिलेज खत्म हो जाता है, साइविनियल द्रव्य क्या हो जाता है, सूख जाता है, जिसकी वजह से हड्डी, दोनों जॉइंट की हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, मिल जाती हैं, और उसकी वजह से दर्द होता है। खट खट की आवाज़ आती है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आती है। जब देखना कोई बाबा चल रहे हो, खटर खटर टूनी बोल रही है, तो समझ जाना बाबा को क्या हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। ठीक, तो ये आर्थराइटिस है। अब जो है जॉइंट्स के साथ में बोन की कुछ जो है बीमारी है, उसको देख लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है हमारा बोन डिजीज। हमारी हड्डियों में भी बीमारी होती है, अस्थि रोग कहते हैं इसको। मतलब अभी तो हम लोगों ने देखा कि हमारे जो संधि थी, जो जॉइंट्स थे, उसमें किस प्रकार के 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं, गठिया जिनको कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारी जो हड्डियां हैं, इनमें भी मुख्य रूप से 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं हमारी हड्डियों में भी। एक तो होता है ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स, और दूसरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस, और तीसरा होता है पैगेट्स। ठीक, देखो इनके नाम ही आप याद रखोगे, परीक्षा में आ जाएगा। पैगेट रोग किससे संबंधित है, हड्डी रोग से संबंधित है। किससे संबंधित है, हड्डी रोग, अस्थि रोग से संबंधित। भाई इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है, खाली इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। लेकिन इसको इसलिए बता देते हैं कि हमारा शरीर है, फंक्शन है, जानना जरूरी है। तो बाकी परीक्षा में तो तुम्हारा बस खाली इसका नाम ही आएगा कि रिकेट किससे संबंधित है, किस कमी से होता है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं भाई, रिकेट्स बीमारी पीसीएस की परीक्षा में पूछ लेता है, लेकिन यहाँ हम लोग गहराई से पढ़ रहे हैं। तो ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, हड्डी। इसीलिए हड्डी के विज्ञान को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डी के विज्ञान को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। कोशिका के विज्ञान को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका के विज्ञान को साइटोलॉजी। तो हड्डी के विज्ञान को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी। तो ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स दोनों एक जैसी बीमारी हैं। जब बच्चों में होती है वो बीमारी तो उसको रिकेट्स कहते हैं, बड़ों में होती है तो कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। शरीर में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है
विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में जो कैल्शियम है, जो फास्फोरस है, इसका अवशोषण नहीं हो पाता है। विटामिन डी ही हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो फिर फास्फोरस और कैल्शियम का अवशोषण कम हो पाता है, जिससे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। हमारी हड्डियाँ, भाई हमारी हड्डियों में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है और कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी, तो हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, कमज़ोर। और जब हड्डी कमज़ोर हो जाएगी तो कहीं से मुड़ जाएगी। देखा होगा बच्चों में, कुछ बच्चे जो है टेढ़े हो जाते हैं, हड्डियाँ उनकी टेढ़ी हो जाती, हाथ की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाएंगी। तो ऐसी बीमारी को बच्चों में क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। और अगर किसी बड़े व्यक्ति में हो गया तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो इसमें कमज़ोर हड्डियाँ हो जाती हैं और ये टेढ़ी हो जाती हैं, टूटने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। भाई हड्डी कमज़ोर है तो गिरोगे जल्दी टूट जाएगी हड्डी। तो इसलिए इस प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए हमको विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहते हैं डॉक्टर क्या कि धूप स्नान करना चाहिए, ठंडियों में धूप में ज़्यादा समय तक व्यतीत करना चाहिए, जिससे कि विटामिन डी हमारे शरीर को मिल सके। और विटामिन डी आएगी तो जब कैल्शियम हम शरीर मतलब जाएगा दूध के माध्यम से, टेबलेट्स के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है, तो ये जाएगा तो विटामिन डी उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके हमारी हड्डियों को भेजता है, उन सारी चीज़ों को हड्डियों में भेजता है। तो जब एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे तो हड्डियों में जाएंगे नहीं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। इसलिए विटामिन डी को बढ़ाने की बात की जाती है। कैल्शियम के टेबलेट्स देते हैं डॉक्टर्स इस तरह की बीमारी के। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, रिकेट्स किस कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। कौन सी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो यहाँ से प्रश्न आ जाता है ए बी सी डी कौन से विटामिन से होती है, तो डी विटामिन की कमी से होती है रिकेट या ऑस्टियोमलेशिया। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र। पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र। पोर का मतलब होता है छेद, पोर कहते हैं ना। और छेद किस में हो जाए, हड्डियों में हो जाए। छेद किस में हो जाए, हड्डियों में हो जाए तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। अब हमारे शरीर में जो है बोन मिनरल जो है डेंसिटी पाई जाती है, BMD बोलते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं इसको, जो है हमारे शरीर, इसको BMD के माध्यम से नापा जाता है। ये BMD एक क्या है, हड्डियों में जो है मिनरल को मापने का क्या है, एक पैमाना है, एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं BMD। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है, BMD किसका माप है, हड्डियों में मिनरल्स का माप करने का एक पैमाना है। हड्डियों में खनिज तत्व के मापने का पैमाना क्या कहलाता है, BMD मापक। तो बोन मिनरल जो है डेंसिटी यानी घनत्व कितना है, हमारे हड्डियों में जो खनिज तत्व हैं उनका घनत्व कितना है, कम होगा तो फिर हमारी हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। अगर अच्छा होगा, कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो हड्डियाँ मजबूत होंगी। और जब जो BMD कम बताता है, जब हम BMD चेक करते हैं शरीर में, डॉक्टर चेक करवाता है, जब हड्डियों की डॉक्टर के पास जाते हैं और देखता है कि हड्डी की बीमारी है इनके अंदर, तो फिर डॉक्टर क्या लिखता है कि BMD चेकअप कराओ। तो BMD चेकअप में अगर कम निकलता है तो फिर वो जो है उसको भरने के लिए यानी मिनरल्स की कमी की पूरा करने के लिए दवा लिख देता है। तो हड्डियाँ जो है उसमें पोर्स बड़े हो जाते हैं। जब मिनरल्स कम होगा तो छिद्र बढ़ जाएंगे हड्डियों में छिद्र बड़े हो जाएंगे, और छिद्र बड़े हो जाएंगे तो हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो टूटेंगी यहाँ पर। और 30 साल की उम्र तक हमारी हड्डियों में जो है मिनरल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा पाया जाता है, जो घनत्व है मिनरल्स का वो 30 साल की उम्र तक ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए 30 साल की उम्र तक हमारी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं। उसके बाद की उम्र में क्या होता है, हड्डियाँ टूटती हैं तो जुड़ने में टाइम लगता है। इसलिए बच्चों की उंगली टूट जाती है तो प्लास्टर बांधो ना, अपने आप ही ठीक हो जाती हैं धीरे धीरे। लेकिन हम लोगों की टूटेंगी तो 1 महीना तक रेस्ट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर खनिज की धीरे धीरे कमी होने लगती है। और इसके अलावा महिलाओं में बीमारी ज़्यादा होती है, महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी ज़्यादा होती है। कारण क्या है कि महिलाओं में जो है मेनोपॉज हो जाता है, एक उम्र के बाद में जो मासिक धर्म है वो बंद हो जाता है। तो उसके कारण जो है शरीर में क्या होता है, जो है इस तरीके से मिनरल्स की कमी होने लगती है। मिनरल्स की कमी होने के कारण हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो ये बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी महिलाओं में ज़्यादा होती है। और 30 वर्ष की उम्र के बाद में जो है मिनरल्स की कमी के कारण हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होने लगती हैं। और तीसरी है पैगेट्स बीमारी। कौन सी बीमारी, पैगेट्स। ये भी जो है हड्डी से संबंधित बीमारी है। हमारे शरीर में नई हड्डियाँ बनती रहती हैं, लेकिन एक उम्र बढ़ने के साथ में नई हड्डियों का बनना कम हो जाता है। पुरानी हड्डियाँ रिप्लेस नहीं हो पाती हैं, तो पुरानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर होकर के वो भंगुर होने लगती है। जैसे एक लोहा है, जंग लग जाता है तो उसमें भंगुर लग जाता है। लोहा जो है खुले में पड़ा रहता है तो ऑक्सीकरण के कारण उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। फिर उसको पटको तो जो है पूरा
लोहा टूट जाता, निकल जाता। ऐसे हमारी हड्डियाँ भी जो है पैगेट्स बीमारी में क्या होती हैं, भंगुरता आ जाती है उसमें जो है। जब ऐसे भंगुर हड्डी क्या होगी, जब उसको आप पटकोगे तो टूट जाएगा इस तरीके से। तो ऐसी पैगेट्स बीमारी में ये होता है कि पुरानी हड्डी कमज़ोर हो जाती है और उस नई हड्डी नहीं बन पाती है, तो उसमें जो है भंगुरता आ जाती है। जो भंगुरता के कारण फिर वो हड्डी टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस ऐसी बीमारी को पैगेट्स कहते हैं। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार की प्रमुख रूप से हमारी बोन्स की बीमारी है, बोन डिजीज है, हड्डियों में बीमारी है। तो गठिया बीमारी हमने देखी और हड्डियों की बीमारी देखी। तो इस तरीके से पूरा हमारा चैप्टर जो है हड्डी से संबंधित जो स्केलेटन था, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम था, ये पूरा आज खत्म हो जाता है। ठीक है, उसमें हमने जो है एपेंडिकुलर्स और एक्सियल हड्डियों का पूरा ढांचा देखा और उसके बाद में उससे संबंधित बीमारियों को देखा। ठीक, और बीमारी किन की वजह से हो रही, किस चीज़ की कमी की वजह से हो रही। अब इस हड्डियों की बीमारी के लिए हमको 2 ही चीज़ डॉक्टर रिफ़र करते हैं, विटामिन डी और कैल्शियम और फास्फोरस के गोलियाँ। तो ये उससे संबंधित है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं, कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, हड्डी की बीमारी, हड्डी रोग हो जाता है, हड्डी से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो ये गहराई में जाकर के पैगेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स, यहाँ से प्रश्न आते हैं ऊपर। ठीक।